कैसे हो आप सब। मेरा बच्चा पार्टी वापस आ चुका है सेकंड क्लास देखने के लिए। जो लोग नए आए हैं उन सबका भी बहुत तहे दिल से स्वागत है। मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट रहेगी कि जो आज सेकंड क्लास में आए हैं वो जरूर से पहले फर्स्ट क्लास देख डालें, क्योंकि अब टॉपिक्स इंटरकनेक्टेड स्टार्ट हो जाएंगे। एंड फर्स्ट क्लास मैंने आपको ऑफ कोर्स बिल्कुल बेसिक प्रीलिमिनरी बातें बताई थी कंपनीज एक्ट की, सो देयरफॉर डोंट मिस दैट आउट। आपको पता है कि मैंने आपको वादा किया है कि भाई साहब हमारी क्लास में हमेशा बिगनिंग का टाइम रिवीजन का होगा, तो जल्दी से बुक्स कॉपीज कर दीजिए बंद। मुझे नहीं चाहिए आपकी बुक्स कॉपीज, आई जस्ट वांट योर 100% अटेंशन। मेरे संग संग जवाब दीजिएगा। देखें भाई साहब घर वालों को पता चलता है कि नहीं कि मैं आ गई हूं। कंपनीज एक्ट आया है 2013 में, ये लेके आया है 470 सेक्शन, 29 चैप्टर, 7 शेड्यूल। करेक्ट। इसमें हमने बात करा था कि ये आया जब 2013 में, तो 29 अगस्त को प्रेसिडेंट साहब ने इसको अप्रूव कर दिया था। एंड अगर ऑफिशियल गजट की बात करी जाए तो ये 30 अगस्त को आपका छप गया था। उस दिन से सेक्शन 1 एप्लीकेबल हो गया था, परंतु कई सेक्शंस, ये टुकड़ों टुकड़ों में एक्ट आया है। 98 सेक्शंस इसके आए 12 सितंबर को, फॉलोड बाय दैट 148 सेक्शंस आए 1 अप्रैल को, और उससे पहले एक 27 फरवरी को सीएसआर भी आया। इसके अलावा मल्टीपल टाइम्स मल्टीपल प्लेसेस में सेक्शंस आए हैं, उस बारे में हमने जिक्र नहीं किया है। ऑफिशियल गजट में छपने के दो तरीके हैं। पहला तरीका कि जिस दिन छपा है उस दिन से एप्लीकेबल हो जाएगा एक्ट। दूसरा तरीका आपने फ्यूचर की कोई डेट दी थी। कंपनीज एक्ट के केस से तो बात ही अलग हुई थी। उस दिन एक सेक्शन आया, उसके बाद टुकड़ों टुकड़ों में सेंट्रल गवर्नमेंट ने पावर रखी, जब चाहो ये एक्ट आप तब लेके आ सकते हो एज एंड व्हेन द सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाइज इन द ऑफिशियल गजट। नाउ कम्स द क्वेश्चन, व्हाई वाज कंपनीज एक्ट 1956 रिप्लेस्ड विद कंपनीज एक्ट 2013? कल मैंने आपको बताए थे 4 कारण, जल्दी से मुझे बताइएगा 4 कारण क्या है। पहला वी हैड पेंस में, पेंस मैंने शॉर्टकट कराया था, याद है? पेनल्टीज को बढ़ाना था, हर सेक्शन में पेनल्टीज, प्रोसिक्यूशन, जेल सब बढ़ाने का था। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट्स लॉन्च करने थे, जैसे ई रिकॉर्डिंग, ई फाइलिंग वगैरह। न्यू कॉन्सेप्ट्स इंट्रोड्यूस करने थे, जैसे ओपीसी, स्मॉल कंपनी, डोरमेंट कंपनी, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, विमेन डायरेक्टर। एंड स्कैम्स को रोकने का कोशिश करना था अपने को, ठीक बात है। फॉलोड बाय दैट हमने बात करा इसके कि ये तो इंट्रोडक्शन हो गया, आखिरकार 2013 आया क्यों। कमिटी के जो हेड थे दैट वाज डॉक्टर जे ईरानी, एज यू रिमेंबर दिस। एंड पुरानी वाली कंपनीज एक्ट 1956 के डॉक्टर होमी जे भाभा थे। खैर वो अब हमारे लिए इंपॉर्टेंट बात नहीं है। सेक्शन 1 की अगर मैं बात करूं तो सेक्शन 1 में हमने कल 3 बातें करी थी ना मैम, ना 4, एग्जैक्टली 4 बातें करी थी। फर्स्ट हमने कहा दिस एक्ट मे बी कॉल्ड एज, और आप जानते हो मे बी कॉल्ड एज, अगर आपने ध्यान से सुना है, मे बी कॉल्ड एज एक्चुअली मे बी कॉल्ड एज नहीं होता। इट्स जस्ट दे आर सेइंग इट पोलाइटली, इट्स एक्चुअली मीनिंग दैट कंपनीज एक्ट, इसको इसी नाम से जाना जाएगा। सेक्शन 1 में हमने दूसरा बात किया, विल इट बी एप्लीकेबल टू द होल ऑफ इंडिया? द आंसर इज यस, इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर। थर्ड हमने इसमें बात किया कि भाई साहब ये एक्ट टुकड़ों टुकड़ों में एप्लीकेबल होगा, जब हमने ये बात करी थी गवर्नमेंट जब चाहेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट, तब तक वो स्पेसिफिक एक्ट सेक्शंस आएंगे। और लास्ट हमने बात करी थी एप्लीकेबिलिटी ऑफ दिस एक्ट ओवर अदर टाइप्स ऑफ कंपनीज। मैंने टोटल 6 पॉइंट्स बताए थे बेटा। फर्स्ट हमने बात करा कि कंपनीज जो कंपनीज एक्ट 2013 के बाद इनकॉर्पोरेट हुई हैं या पुराने किसी कंपनीज एक्ट में इनकॉर्पोरेट हुई हैं, जैसे 1956 के एक्ट में इनकॉर्पोरेट हुई हैं, हमने कहा वो सारी कंपनीज अब सिंगल एक्ट में कवर कर ली जाएंगी, दैट इज कंपनीज एक्ट 2013। सेकेंड अपन ने बात किया कि भाई साहब आगे जाके कोई भी बॉडी कॉर्पोरेट, ये देखिएगा, कोई भी बॉडी कॉर्पोरेट अगर सेंट्रल गवर्नमेंट का ये तेरे पे हाथ रख दिया तू अब कंपनीज एक्ट में कवर की जाएगी, तो कवर कर लिया जाएगा। यानी अगेन परमात्मा है सेंट्रल गवर्नमेंट, हमने ये भी कल बनाया था। और मैंने आपसे कहा था कि भाई साहब जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट का है वैसे आप मान लीजिएगा। नेक्स्ट 4 बातें जल्दी से बताएंगे। ये रहा शॉर्टकट, बिग्स। बिग्स में आता है बैंकिंग कंपनी, ईयर के संग बताएंगे, बैंकिंग कंपनीज एक्ट 1949, इंश्योरेंस एक्ट 1938 और एडा 1999, इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन और सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ऑफ पावर अंडर इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003, एंड लास्ट स्पेशल एक्ट कंपनीज, जैसे हमने कल कुछ एग्जाम्पल किए थे आपके NHAI, FCI वगैरह के स्पेसिफिक एक्ट्स हैं। तो हमने कहा भाई साहब इन चारों पर भी कंपनीज एक्ट एप्लीकेबल है एज लॉन्ग एज देयर इज नो इनकंसिस्टेंसी। अगर भैया लड़ाई हो गई, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट कह रहा है लेफ्ट जाना है और कंपनीज एक्ट राइट कह रहा है, तो फिर बैंकिंग रेगुलेशन की बात मानी जाएगी। इंश्योरेंस कह रहा है लेफ्ट जाना है, कंपनीज एक्ट कह रहा है राइट जाना है, तो इंश्योरेंस की बात मानी जाएगी। बट अगर दोनों सेम बात कह रहे हैं या मान लो वो उनका पर्टिकुलर एक्ट कुछ कह ही नहीं रहा है, तो फिर कंपनीज एक्ट एप्लीकेबल होगा। बट कंपनीज एक्ट उनके एक्ट को सुपरसीड, सुपर पावर नहीं कर सकता है। बिग्स इज बिगर देन कंपनीज एक्ट, ये हमने कल एक शॉर्टकट किया था। हम मूव ऑन हो गए थे जिसपे हमने लास्ट में टॉपिक कंप्लीट करके
क्लास वाइंड अप किया था दैट वाज, जल्दी से आ जाइएगा, बुक्स ऑफ अकाउंट्स पे, राइट सॉरी बुक्स ऑफ अकाउंट्स का सेक्शन। कौन बताएगा मुझे, जल्दी बताओ यार, तुम बताते नहीं हो मेरे को। क्लास में बैठे होते ना, लाइक इतना मारती ना मैं तेरे को, एकदम चिल्ला चिल्ला के बताते हो वहां पे तो क्लास में कि 2-13 मैंने आपको बताया था हमारे कंपनीज एक्ट में सेक्शन 2 में क्लॉजेस हैं, कहीं ना कहीं सब सेक्शन नहीं है। तो ये आपने कहा मैम ओके, आपने अंग्रेजी में बोलने के लिए बोला था एज पर सेक्शन 2 क्लास 13 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। हाउएवर हमने जल्दी जल्दी याद करने के लिए जल्दी ट्रिक बताओ मुझे, ट्रिक बताओ ना, क्या करा था, 2-13 बुक्स ऑफ अकाउंट्स। ये देखो भैया जे मर गया था, इसकी 13वीं निकल गई थी। जल्दी से बताएं 4 आइटम कौन कौन से अपन ने पढ़ डाले थे। आपने कहा मैम हमने पढ़े थे, ये रहा डायग्राम, एग्जैक्टली हमने बात करा था। ये देखिए सबसे पहले हमने बात किया भाई साहब all sales and all purchases of the goods and services of the company. Then we said all the sum, all the money, all the amount that has been received by the company and spent, जिसमें मैंने आपको एग्जांपल दिया था commission received, commission given, discount received, discount given, rent कहीं ना कहीं हमने पे किया, salary, wages, वो सब इस कैटेगरी में आएगा। थर्ड मैंने आपसे बात करा था कहीं ना कहीं all assets and all liabilities, right? and लास्ट मैंने आपसे बात किया था all items of cost under 148 section as notified by central government। करेक्ट है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने अगर नोटिफाई करा है माय डियर तो उन्हीं कंपनीज के ऊपर ये वाली बात लगेगी, बाकी किसी पे एप्लीकेबल नहीं है। 4 आइटम मैंने आपको एक ट्रिक ये भी बता दी थी, 1 + 3 4 एंड दैट्स हाउ यू रॉक, राइट। सो 2-13 में हमने ये 4 आइटम अगर आप देख पा रहे हो कहीं ना कहीं ये करे थे, एंड ये रही हमारी डेफिनेशन बुक्स ऑफ अकाउंट्स की। सबसे पहले हमने बात किया ऑल सम्स ऑफ मनी रिसीव्ड and expended by the company. Second, we did all sales and all purchases. Third, we did all assets and all liabilities, and last we did all items of cost under section 148, जिसको किसने नोटिफाई कर रखा है बेटा, सेंट्रल गवर्नमेंट ने नोटिफाई कर रखा है। क्या ये बात हमें समझ में आती है? कह रहे मैम बिल्कुल समझ में आ गई है, कल आपने सेक्शन का भी कहीं ना कहीं हमसे इजहार कर दिया था कि ये सारी बातें करनी है, करेक्ट। अभी मैं आगे बढ़ती हूँ आपके साथ। आपने कहा मैम चलो 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 फटाफट चलो, ऑल राइट, क्या पढ़ाओगी आज मैम, क्या स्टार्ट कर रही हो? भाई साहब आप देखिएगा गिनती के 7 मिनट में मैंने कल का आपका रिवीजन करा दिया है। आधा मिनट तो निकाल दो ना, गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग में भी निकल जाता है, राइट। ऐसे ही अपन रिवीजन करते हैं, बिना रिवीजन के आगे पीछे कोई फायदा नहीं है ना। आपने वो हवाई जहाज देखा है, हवाई जहाज उड़ा होता है पीछे अपना ट्रेल टाइप का जिसका आप बादल कहते हो, छोड़ के जाता है एरोप्लेन, बट वो गायब होने लगता है जैसे जैसे एरोप्लेन आगे बढ़ता जाता है, राइट। सेम आप अभी तो एकदम नए नए हो, अभी तो आप जुम्मा दूसरी क्लास देखने आए हो, कह रहे हैं टीचर को हम जज करने आए हैं, मजा आ रहा है एकदम, ठीक है। यू आर सीइंग थिंग्स, यू आर वरिंग अबाउट ऑल ऑफ दिस काइंड ऑफ थिंग्स, बट समय के संग क्या होगा, आप तो आगे बढ़ते जाओगे सब्जेक्ट में, पुरानी चीजें पाइल अप हो जाएंगी, राइट। ये काम हमारे लॉ के सब्जेक्ट में नहीं होगा, इस बात की मेरी गारंटी है। ऐसे ऐसे चैप्टरों का रिवीजन उठा के करा देती हूँ ना कि आप एकदम ऐसे आप आते हो ऐसे फोन वोन खोला, क्लास में आके बैठे, कह रहे हैं आज क्या ये होगा, ये एकदम से रिवीजन कोई पुराना रैंडम सेक्शन, तो आपको भी जोश आ जाता है कि भाई चेक करें क्या याद है कि नहीं। तो इसके बिना मजा नहीं है, तो रोज का 6-7 मिनट अपन को रिवीजन में देना है। कह रहे हैं मैम बढ़िया, चलो आगे बढ़ जाए, ओके एज यू से। कह रहे हैं मैम कहाँ चल रही हूँ, ये कौन है, अरे बताऊंगी जब नंबर आएगा तब बताऊंगी, अभी बात नहीं कर रहे अपने। कह रहे हैं मैम ठीक है अभी बात नहीं कर रहे हैं, आ जाइए बातचीत करते हैं, ठीक है। पहले मैं आपसे पूछती हूँ, ठीक है, पहले आप मेरे सवालों का जवाब देना, उसके बिना मजा नहीं आएगा, राइट। आप एज अ सीए क्या करने जा रहे हो, क्या करने जा रहे हो? क्या मैम सीए बन जाएंगे, ठीक है, फिर सीए बन के क्या करोगे? फाउंडेशन के बच्चे हो मान लो, मैं आपको ये मान के चलती हूँ, ठीक है, आपको कुछ नहीं पता है, व्हाट डू यू थिंक विल यू डू? एक ही वर्ड है जो बच्चे सीख जाते हैं, एंड दैट वर्ड विच यू लर्न इज मैं आपको बता दूं ऑडिट। आप एक वर्ड सीख जाते हो कि सीए क्या करेगा, ऑडिट का ए भी नहीं आता होगा, अभी मैं मान के चल रही हूँ आपको, बट ऑडिट करेंगे, करेक्ट। अच्छा चलो इसको हिंदी में बात करें, ऑडिट क्या है? अगर आप सिंपल प्लेन भाषा बात पकड़ो मेरी, तो व्हाट इज ऑडिट, व्हाट कैन यू से इन द मोस्ट सिंपल लैंग्वेज, बताओ। कह रहे मैम ऑडिट का मतलब हुआ बेसिकली हम जो एग्जामिन करेंगे, जो जाके ऐसे फ्रॉड ढूंढेंगे, करेक्ट है।
गलतियां पकड़ेंगे। करेक्ट। आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तो नहीं बनाओगे, वो तो बने हुए हैं कंपनी के ऑलरेडी। आपने कहा मैम वो तो बन गए, बैलेंस शीट तो कंपनी बनाएगी, हम क्यों बनाएंगे। करेक्ट है। आप एज एन ऑडिटर जाके क्या करोगे, आपने कहा मैम कमियां निकालेंगे उसमें जो गलती हो गई है। देखो बात सुनना, आप मासूम हो, गलती कह रहे हो, मैं आपकी गलती को माफ कर देती हूँ। अगर गलती ही पकड़नी है तो उसके लिए तो आज एक से एक सॉफ्टवेयर पड़े हुए हैं यार। आप क्या गलती पकड़ोगे, गलती कोई जानबूझ के तो करता नहीं है, गलती तो हो जाती है, राइट, यू नो दिस राइट, हो गया गलती से, ठीक। अब आप मुझे एक बात बताओ, जो चीज गलती से हो गई उसमें सीए क्या काम आएगा, वो तो खुद ही आप ढूंढ सकते हो। कह रहे मैम तो फिर सीए पकड़ेगा फ्रॉड। एग्जैक्टली जब आप मुझसे कहते हो ना कि सीए हम एज ए ऑडिटर क्या काम करेंगे, आप बात समझना, आप कंपनी पे चेक रखते हो, आप ये समझना आप उसमें पकड़ोगे फ्रॉड। कह रहे मैम फ्रॉड को हिंदी में क्या बोले, धोखा। धोखे के अलावा मैं बोल देती हूँ चोरी। कह रहे कहाँ जा रही हो, मैं जा रही हूँ आपसे एक बात पूछने, देखूं कितने लोग मुझे जवाब दे सकते हैं। अली बाबा के कितने चोर, जल्दी बताओ। ए यार ढंग से क्लास देखो ना, हाँ ऐसे तो ही ना होता है कि तुम जवाब ही नहीं दो मेरे को। बताओ अली बाबा के कितने चोर, कह रहे 40। एग्जैक्टली, ऑडिटर पकड़ेगा फ्रॉड। कहीं ना कहीं फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का सेक्शन है 40, अली बाबा के 40 चोर। ये देखो छोटी चुड़ैल बन के खड़ी हुई है, इसका मतलब ये है एग्जाम में ये काम आने वाला है। यस यस यस, दिस सेक्शन इज गोइंग टू बी इंपॉर्टेंट। बुक्स ऑफ अकाउंट्स कराया, और अब एक बात बताओ, इतनी मेहनत करी क्यों थी बुक्स ऑफ अकाउंट्स बना के, क्या बनाते थे आप 11th क्लास के 3rd टर्म में। कह रहे मैम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, बैलेंस शीट, फाइनल अकाउंट्स जब बनते थे हमारे तो हम बनाते थे उसमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो अब ध्यान रखिएगा, कोई उठा के पूछ ले, दूसरी क्लास में अपने को ये सेक्शन याद है, 213 बुक्स ऑफ अकाउंट्स का और 240 फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का। और अली बाबा के 40 चोर, आपको पकड़नी है चोरी किसमें, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। बुक्स ऑफ अकाउंट्स तो ही ना आप कोई बहुत देखोगे, वो तो तब देखोगे जब बहुत फ्रॉड हो जाएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात सुनिएगा, अल्फाबेटिकली चल रहा है। सो जितने सेक्शंस आपके आप डेफिनेशन के क्लॉजेस पढ़ रहे हो सब अल्फाबेटिकली है। आप देखो बुक्स ऑफ अकाउंट्स पहले आया 13 पे, एफ तक आते आते फाइनेंशियल स्टेटमेंट अपन आगे बढ़े 240 पे आ गए। करेक्ट। तो ऐसे भी ध्यान रखिएगा क्योंकि अगला सवाल अगले टॉपिक पे पूछूंगी। आपने कहा मैम चलो जी फाइनेंशियल स्टेटमेंट का बात समझ में आ गया, सेक्शन है 2 क्लॉज 40, बोले तो सेक्शन कहां दौड़ रहे हो, हाँ सेक्शन 2 क्लॉज 40। आपने कहा मैम ठीक है हम बताएंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट हम बताएंगे। अरे तुम नहीं बता पाओ, कह रहे मैम हम बता देंगे। अरे मैम तुम नहीं बता पाओ, अरे मैम बताते हैं ना, सुनो ट्रेडिंग अकाउंट, गलत जवाब, पहला ही जवाब तुम्हारा गलत। ट्रेडिंग अकाउंट नहीं आएगा मैम, ट्रेडिंग अकाउंट नहीं आएगा, उसको अपन साथ में बोलेंगे एक साथ ही प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। वी आर नॉट गोइंग टू से ट्रेडिंग अकाउंट सेपरेटली, लॉ में सेपरेट नहीं लिखा हुआ है, हम उसको कंबाइन प्रॉफिट लॉस के संग ही मान लेते हैं। कह रहे हैं अच्छा मैम ठीक है, प्रॉफिट और लॉस का बात अगर हम करें, एंड अगर कोई कंपनी है जो नॉट फॉर प्रॉफिट काम करती है, आप जानते हो ओ फाउंडेशन का टफ चैप्टर बताओ अकाउंट्स का। कह रहे हैं अकाउंट्स का टफ चैप्टर था ही नहीं, था तो सही। कह रहे एनपीओ, एग्जैक्टली नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के अकाउंट्स बताओ, जल्दी बताओ जल्दी, मैं टेम ना है। रिसिट एंड पेमेंट, इनकम एक्सपेंडिचर, राइट, इनकम एक्सपेंडिचर, इजंट इट जस्ट लाइक प्रॉफिट लॉस, बस उसमें प्रॉफिट नहीं होते हमारे। करेक्ट है। सो द पॉइंट इज, जिस कंपनी में नॉर्मल प्रॉफिट्स हो रहे हैं प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनाओगे, जिस कंपनी में एनपीओ है तो उस कंपनी में ऑब्वियसली यू नो रिसिट एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनता है। तो आप जरा ध्यान से देखिएगा, प्रॉफिट लॉस अकाउंट और इन नॉर्मल कंपनी, एंड अगर आप कहोगे मुझसे ये लो जी ये लो, अगर आपको टफ लग रहा है, कह रहे नहीं मैम टफ नहीं है, मतलब हम समझ गए, नॉर्मल कंपनी मतलब जो कंपनी प्रॉफिट करती है उसमें बनेगा प्रॉफिट लॉस अकाउंट। और मान लीजिए एनपीओ है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, उसमें बनेगा आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। करेक्ट, बोलो हाँ या ना।
कह रहे हैं मैम करेक्ट, समझ गए, डन। दूसरा कह रहे अब तो हम बताएंगे, चलो बता दो, तुमसे क्या पूछूं, ये तो तुम जानते ही हो, बैलेंस शीट एज एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। 31 मार्च की बैलेंस शीट सबने बनाई होगी, बहुत बहुत। कह रहे हैं अब तो हम बुढ़िया गए हैं, बुढ़े हो गए हैं बैलेंस शीट बना बना के मैम। ओके आई गेट इट, ठीक है मेरे बुढ़े बच्चों। आओ, दो बातें हमने कर ली, प्रॉफिट लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, करेक्ट। तीसरा, ये पता नहीं आप में से किसने सुना है कैश फ्लो स्टेटमेंट फॉर द एंटायर फाइनेंशियल ईयर। ये पहले सिलेबस में होता था 11th-12th के अकाउंट्स में, अब शायद हटा दिया गया है। कैश फ्लो स्टेटमेंट में आप अपना प्रॉपर क्या कैश आया और क्या कैश गया अंडर 3 एक्टिविटीज बांट देते हो, ठीक है। सो हमें उतने डिटेल में नहीं जाना, हमें तो ये पता है जी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में 3 कागज तो बन गए हमारे। पहला बना हमारा प्रॉफिट लॉस, दूसरा बना हमारा बैलेंस शीट, तीसरा हमारा बना कैश फ्लो स्टेटमेंट। अब पॉइंटिंग कुछ भी हो जाए हमें उससे मतलब नहीं है, 1 2 3 3 2 1 डजंट मैटर मच, राइट। फोर्थ सुनिएगा, ठीक है। फोर्थ में ये वाला करा रही हूं पहले, ठीक है। आपने कहा मैम ये क्या है, ये कहता है, ध्यान से, अरे क्या देख क्या रही हो, तुम्हें क्या समझ में आएगा, इधर देखो, इधर देखो। हाँ, एनी एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट या एक्सप्लेनेटरी नोट। आपने कहा मैम एक्सप्लेनेटरी, एग्जैक्टली। जो एनेक्स किया जाएगा, एनेक्स का मतलब होता है साथ में टांग दिया जाएगा। जैसे तुम अपनी मम्मी के दुपट्टे में बचपन में टंगे रहते थे, जहां जहां मम्मी जाती थी वहां वहां तुम भी जाया करते थे। तो यानी साथ में, हिंदी में कैसे लिख दूं, टंगा दिया, इंग्लिश में लिख देती हूँ टंगा दिया। कह रहे में ऐसा लग रहा है टांगा दिया, अरे टांगा क्या होता है भाई, टंगा दिया, ठीक है। एनेक्स मींस टांग दिया है, साथ में बांध दिया है, कोई एक्सप्लेनेटरी नोट, ठीक। अभी ये वाला बात सब क्लॉज 1 से लेके सब क्लॉज 4 तक बेसिकली सारे क्लॉजेस के लिए ये बात कर रहे हैं जो हम पढ़ेंगे। तुम इसकी छोड़ो यार, ठीक है, तुम इसमें मत जाओ, परेशान मत हो सारे सब क्लॉजेस को लेके। तुम एक बात समझना, मैं एक लाइव एग्जाम्पल के संग समझाती हूँ और आप मुझे पता है 1 सेकंड के अंदर जवाब दोगे। इंग्लिश हमें समझ में नहीं आती, प्रैक्टिकल हमें समझ में आता है, राइट। सपोज करो मैंने एक बैलेंस शीट बनाई और उस बैलेंस शीट में असेट साइड में मैंने लिख दिया फर्नीचर, ठीक। और फर्नीचर मैंने लिखा है 1 लाख रुपए का, ठीक है। फर्नीचर पे हमारे यहां जो डेप्रिसिएशन लग रहा है, लेट्स से डेप्रिसिएशन परसेंट, लेट्स से ठीक है 10% का डेप्रिसिएशन, पर मैंने यहां माइनस करा 10% का डेप्रिसिएशन, यहां लिख देती हूं। ये एक एग्जाम्पल बतौर है, इसे किसी भी प्रकार से टैक्स अकाउंट्स में मत लेके जाइएगा, वरना आप कहेंगे अरे ये औरत पागल है, 10% क्यों ले रही है। भैया मैंने क्या कही, मैं एग्जाम्पल ले रही हूं, मैं अकाउंट्स टैक्स की बात नहीं कर रही। 10% का डेप्रिसिएशन लिया और मैंने यहां माइनस करके 5000 पे यहां लिख दिया 95,000 और डेप्रिसिएशन 5000 का ही मैंने प्रॉफिट लॉस में भेज दिया, ठीक है। आपने कहा 1 सेकेंड, अब आप बात समझना। कोई अगर बैलेंस शीट ऐसे पढ़ रहा है, कह रहे फर्नीचर 1 लाख का, ठीक है, 10% का डेप्रिसिएशन है, 1 सेकेंड क्या 5000 रुपए कटे, 95,000 का दिखाया हुआ है। अब आप बात समझिएगा, इसमें अपन ने लिखा नीचे, सबसे नीचे जो आप बनाते हो एग्जाम में भी, जिसके मार्क्स कट जाते हैं, कह रहे वर्किंग नोट नहीं बनाया मैम, आंसर पूरा सही था, मार्क्स कट गए। एग्जैक्टली, आपने वर्किंग नोट्स में या नोट्स कह लो या एनेक्जर कह लो, एनेक्जर मतलब लटकी हुई बात, ठीक। आपने लिखा कि फर्नीचर वॉज बॉट ऑन, कई बच्चे तो समझ गए हैं ऑलरेडी, घर पे बोल रहे हैं, कह रहे अरे यार समझ गई है क्या बोल रही है। फर्नीचर वॉज बॉट ऑन 1 अक्टूबर 2024, दैट मीन्स 24-25 में इसमें 6 महीने का ही तो डेप्रिसिएशन लगेगा, दैट्स वाई 10% होने के बावजूद भी 5000 लगा। अब ये लाइन अपन बैलेंस शीट में तो नहीं लिख सकते ना, आप मुझे बताओ, बैलेंस शीट में लिख दिया है, यूं एरो करके टांग दिया, कह रहे भाई साहब फर्नीचर 1 अक्टूबर को लिया था, अरे 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 इसमें ये हो रहा है। अरे यार वर्किंग नोट्स ऑब्वियसली अलग से आप प्रेजेंट करते हो अच्छे से, तो एनीबडी कैन रेफर थ्रू दोज नोट्स एंड एंश्योर कि अच्छा इस पॉइंट को यहां समझाया गया है। ऑफ कोर्स इट्स अ पार्ट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अरे अच्छा इसलिए नंबर हमारे अकाउंट्स के पेपर में कट जाते थे। एग्जैक्टली, कह रहे ये इतना इंपॉर्टेंट बात है। एग्जैक्टली,
ठीक है। सो मैंने आपको 4 आइटम बताए, राइट। आइए देखते हैं इसको फिर से, है ना। ये एक बार सुन लो, एक बार सुन लो। एनी एक्सप्लेनेटरी नोट, या आप कह सकते हो इसको एनेक्सर कह लो, एक्सप्लेनेटरी नोट कह लो, विच फॉर्म्स द पार्ट ऑफ द डॉक्यूमेंट विच आर रेफर्ड इन दीज सब क्लॉजेस। आप बात समझना, जब ये 40 क्लॉज कर रहे हैं अपन, है ना, 40 क्लॉज है ना, तो मेरे बच्चों ये सब क्लॉजेस तो हो गए। कह रहे हाँ मैम ये तो सब क्लॉज हो गए, एग्जैक्टली। तो आप नंबर सब क्लॉज की याद मत करो, देखो इतने परेशान होने का जरूरत नहीं है, क्लॉज याद हो जाए वही बहुत बड़ी बात है, ठीक है। बट ये आप समझिएगा कि इन चारों में, चाहे प्रॉफिट लॉस से, चाहे बैलेंस शीट से, चाहे कैश फ्लो स्टेटमेंट से, और एक और पॉइंट अभी मैं बता रही हूं आपको, इनसे अगर कुछ भी एक्सप्लेनेटरी नोट, इनके संग कोई आपने बात अटैच करी हुई है, लिखी हुई है, तो दैट विल ऑल्सो बी अ पार्ट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, राइट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ही हिस्सा बनेगा वो चीज, राइट। एंड लास्ट बात करते हैं, अ स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी इफ एनी। आपने कहा मैम ये क्या चीज है स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी? भैया देखो बड़ी सिंपल सी बात है, इफ एप्लीकेबल, अगर है तो। आप में से कितनों ने स्टॉक बनाया हुआ है? कह रहे स्टॉक बनाया हुआ है, स्टॉक रखा हुआ है मैम घर पे। अरे वो स्टॉक नहीं यार, स्टॉक मतलब ओपनिंग स्टॉक, वर्क इन प्रोग्रेस, फिर आपने क्लोजिंग स्टॉक साल का निकाला पर। कह रहे अच्छा वो फॉर्मूले, हाँ करे हुए हैं मैम। बिल्कुल उसी पैटर्न पे आप इक्विटी देखिएगा। मैंने आपसे कहा भाई साहब आपकी ओपनिंग इक्विटी कैपिटल कितनी थी, ओपनिंग इक्विटी शेयर कैपिटल कितना था? आपने कहा मैम कितना था, ठीक। हमने नया फ्रेश इश्यू और किया, हमने फ्रेश इश्यू और किया इस साल, हमने शेयर्स और मार्केट में निकाले। आईपीओ नहीं निकलते कंपनीज के, एफपीओ नहीं निकलते, फर्दर पब्लिक ऑफर, तो हमने मार्केट में बेचे, पैसा उठाया, शेयर कैपिटल बढ़ा, करेक्ट। ऐसा भी हो सकता है हमने बायबैक करा हो मार्केट से। बायबैक समझते हैं, देखो सिलेबस में है बट आज मैं ये सेक्शन नहीं छेड़ सकती, बस इतना समझ लीजिएगा जैसे मार्केट में इश्यू करते हो, इश्यू का उल्टा कहलाता है बायबैक, ठीक है। अगर आपको कोई रिपोर्ट पढ़नी है तो आप पढ़ सकते हैं इन्फोसिस की, टाटा की, इन्होंने अक्सर बायबैक करा है, ठीक है। बहुत बायबैक करते हैं ये लोग, बड़े पॉपुलर हैं बायबैक करने में, ठीक है। अंबानी पॉपुलर है शादियां करने में, ये पॉपुलर है बायबैक करने में। तो आपने कहा बायबैक भी किया, यानी शेयर्स मार्केट से वापस भी लिए, एंड कहीं ना कहीं आपका बना क्लोजिंग कैपिटल। कह रहे हैं अच्छा, तो इसका जो भी आपके इक्विटी में चेंजेस आए, यानी लेट से पिछले साल आपकी जो क्लोजिंग बैलेंस शीट पे था तब आपका कहीं ना कहीं 12,50,000 का इक्विटी शेयर्स थे रुपीस के, 12,50,000 रुपए, परंतु अब इस साल वो हो गए हैं कहीं ना कहीं 10,40,000। नाउ व्हाट हैपेंड, आपने इश्यू किया, वापस इशू से ज्यादा बायबैक किया, क्या हुआ एग्जैक्टली तो वो आपको एक अलग से ये डायग्राम क्या मतलब, ये एक रिपोर्ट स्टेटमेंट आपको बनाना पड़ेगा। ये कभी कभार काम आता है, ये आप अकाउंट्स में नॉर्मली करते हो, यहाँ पे लॉ में नहीं है। बट फाइनेंशियल स्टेटमेंट की अगर आप मुझसे बात करो 40 में, जल्दी बोलो जी, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, अली बाबा के कितने चोर? 40। ऑडिटर पकड़ने गया है चोरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। 5 आइटम्स की मुझसे बात करिएगा। कह रहे हैं मैम फटाफट अगर हम बता दें, बिल्कुल बता दो जी, बिल्कुल बता दो, फटाफट ही बताओ मुझे। पहला प्रॉफिट लॉस अकाउंट, अगर नॉर्मल कंपनी है तो प्रॉफिट लॉस, अगर एनपीओ टाइप की है तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। सेकंड बैलेंस शीट तो देखो बनेगा ही बनेगा, उसके बिना तो काम चलेगा ही नहीं, और वो एक दिन बनता है, साल के आखिरी दिन बनाया जाता है। थर्ड कैश फ्लो स्टेटमेंट, आपकी कंपनी में कितना कैश आया, कितना गया, फाइनेंशियल एक्टिविटीज से, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से, इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज से, वो सारा आपको हिसाब देना है, हमारे सिलेबस में नहीं है। फॉलोड बाय दैट अगर हम बात करें स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, यानी आपकी ओपनिंग इक्विटी कितनी थी, उसके बाद आपने नया इश्यू कितना किया, उसमें से माइनस बायबैक कितना किया, क्लोजिंग वगैरह क्या रहा है, और इसको मैंने सिर्फ एक सिंपल फॉर्म में बताया है। मैं आपको एक बात बता दूं, ये बहुत छोटी चीज है, ठीक है, ये बहुत छोटी चीज है, हो सकता है इसमें और बहुत सारे आइटम्स आए, प्लस माइनस, सो वी आर नॉट गोइंग इन दैट, राइट। एंड लास्ट हमने बात करा एक्सप्लेनेटरी स्टोर, सारे सब क्लॉजेस यानी बैलेंस शीट, प्रॉफिट लॉस, कैश फ्लो स्टेटमेंट एंड स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, इन सब का मिला के अगर हम बात करें तो हमने एक्सप्लेनेटरी नोट बनाया, एनेक्सर बनाया, और वो ऑफ कोर्स टांगा जाएगा, किसके नीचे टांगा जाएगा जी, वो टांगा जाएगा आपका सबसे आखिर में। ये बातें हमने ओवरऑल करी हैं आज फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। ये हैंग हो गया क्योंकि आपको देख के ये हल्का हल्का हैंग हो जाता है, इसका दिल धड़कने लगता है जैसे ही आपको देखता है। हाँ कह रहे मैम दीवाना दीवाना, बात समझ में आई? बोलो, इसको जूम करूं, जूम जूम जूम,
डन। ये हमने करा अभी 5 आइटम। आपने कहा मैम अभी खत्म नहीं हुआ, नहीं खत्म नहीं हुआ। कह रहे हैं मैम क्यों? मुझे इसमें सॉरी एक्सेप्शन भी कराना है। आपने कहा मैम बताओ क्या है एक्सेप्शन, हम कर लेंगे, हमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, आइए। एक्सेप्शन, अरे हाय कितना ठंडा है, ये बर्फ डली है ऐसा लग रहा है, ओह एकदम ठीक है। हाँ, सो आई वाज सेइंग एक्सेप्शन है सिर्फ इन 5 आइटम में से। ये 5 आइटम आपको दिख रहे हैं? आपने कहा मैम बिल्कुल दिख रहे हैं। इन 5 आइटम में से सिर्फ और सिर्फ ये वाला एक आइटम है, ये ठीक है, ये आइटम जो है कैश फ्लो स्टेटमेंट। बाकी चारों आइटम बनाने मैंडेटरी हैं। अब देखो गड़बड़ मत कर देना, मैंने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में आपको कोई एक्सेप्शन नहीं बताया है। दैट मीन्स सारी कंपनी, सारी ओपीसी, स्मॉल, प्राइवेट, पब्लिक, कोई भी कंपनी सारी बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाएगी, करेक्ट है? आपने कहा ठीक है मैम। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में हाउएवर एक्सेप्शन दिया हुआ है। कह रहे हैं मैम क्या एक्सेप्शन है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में? फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एक्सेप्शन है कैश फ्लो स्टेटमेंट, विच इज ऑल्सो नोन एज CFS, कभी कभी प्यार से, ठीक है। 4 कंपनीज हैं जिनको ये एग्जेम्पशन मिला हुआ है कि कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने का आपको कतई कोई जरूरत नहीं है। आपने कहा मैम बताओ वो कौन से हैं? शॉर्टकट रेडी है मेरे बच्चों, ध्यान से सुनिएगा। एक्सेप्शंस क्या हैं वो सुनते हैं, आओ। एक्सेप्शंस टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक, इसमें सिर्फ एक कागज है जो आपको नहीं बनाना है, दैट इज कैश फ्लो स्टेटमेंट। और ये 4 टाइप की कंपनीज हैं जिनको नहीं बनाना है। आपने कहा मैम कौन कौन? डॉस, शॉर्टकट है डॉस। कह रहे मैम ये कैसा शॉर्टकट है? देखो मेरा तो फेवरेट है। क्यों फेवरेट है मैं आपको बताऊं। ये बड़ा पुराने जमाने की एक लैंग्वेज हुआ करती थी, ठीक है, जब पुराने वाले काले वाले टाइप के भयंकर वाले ऐसे बड़े बड़े मोटे मोटे से मॉनिटर आया करते थे, ठीक है। उसमें जैसे आपने C++ सुना होगा, जावा सुना होगा, राइट? तो एक डॉस भी हुआ करता था, उसका स्पेलिंग हुआ था DOS, ठीक है। तो मुझे वहीं से वो याद रहता है, बिकॉज हमारा पहला मेमोरी ऑफ सीइंग अ कंप्यूटर इज दैट लैंग्वेज, डॉस लैंग्वेज, यानी बहुत बेसिक सा, तो इसलिए डॉस है। आप इसे जैसे चाहो याद कर लो, दैट्स योर चॉइस, बट आई थिंक डॉस लाइक बॉस, ठीक है। सो डॉस में आती है 4 कंपनीज। पहली कंपनी है आपकी, ठीक है, आप मुझे बता दिया करो जूम करना हो तो, ठीक है। कह रहे मैम हम कैसे बताएंगे, आप एक बात बताना, आप रिकॉर्ड तो अलग कर लगी हो अकेले से, ठीक है। अच्छा ये बताओ ना, जब वो जो क्लास दोगी ना सारी की सारी इस सब के बाद में, तो वो क्लास कैसी हुआ करेगी? वो क्लास हुआ करेगी आपके जैसे मस्त शैतान बच्चों की क्लास, जिसमें वो करते हैं एक से एक सवाल और मैं करती हूं उनकी हर बातों पे बवाल। कहीं ना कहीं हो जाती है ऑलमोस्ट नौबत गाली गलौज की, ऑफकोर्स मेरी तरफ से, उनकी तरफ से कैसे हो जाएगी, मजा आ जाता है। मतलब लाइव क्लास में जब बैठ के पढ़ते हैं ना यार बच्चे, ओह होए, एक से एक सवाल, मतलब एकदम फन आता है, राइट? आपके संग वो होंगे एंड यू विल जस्ट एंजॉय दैट क्लास। मैं बता रही हूँ आपको। यहाँ पे तो क्या है, अभी आप मेरी शक्ल देख रहे हो, उसमें तो उनकी बातें भी आपको सुनाई देंगे, दिखेंगे वो बच्चे आपको, मेरे बगल में ऐसे खड़ा हुआ नजर आएगा एग्जाम्पल में, तो मजा आता है, ठीक है। खैर अभी अपन बात करते हैं कौन से 4 एक्सेप्शन है। बेसिकली 4 कंपनीज एग्जेम्प्टेड है, 4 companies are exempted to prepare, are exempted to prepare cash flow statement। आपने कहा मैम ठीक है, यानी इनको 4 आइटम ही बनाने हैं, एग्जैक्टली। और मैम बुक्स ऑफ अकाउंट सबको बनानी है और फाइनेंशियल स्टेटमेंट से सबको बनाने हैं, बट कैश फ्लो स्टेटमेंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में 4 कंपनीज को नहीं बनाना। द शॉर्टकट इज डॉस, फिर डॉस, बॉस, दैट इज डॉर्मेंट कंपनी। सबसे पहले तो हमने डॉर्मेंट कंपनी को बाहर किया, ठीक। डॉर्मेंट कंपनी को बाहर करने का यार कारण है, देखो, ठीक है। जिस कंपनी जो डॉर्मेंट पड़ी हुई, कह रहे हंस क्यों रही हो, देखो यार तुम लॉजिकली सोचो, जो कंपनी में बिजनेस ही नहीं हो रहा, ठीक है, डेड पड़ी है, कह रहे बैठे हुए हैं एकदम, कह रहे हैं अब जब अच्छा बिजनेस होगा, जब अच्छा मौसम आएगा तब बिजनेस करेंगे, टना 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 टना, बाहर देख रहे हैं आज मौसम फिर क्या है, बड़ा रंगीन है। मैं कुछ भी लिरिक्स गा सकती हूँ, ठीक है। अभी डॉर्मेंट में तो कैश आ ही नहीं रहा, न जा रहा है, तो भाई ये कैश फ्लो स्टेटमेंट बना के करेंगे क्या? देखो बैलेंस शीट बनानी जरूरी है, क्योंकि
कुछ ना कुछ तो आपके असेट्स पड़े हुए होंगे, ठीक है, कोई बिल्डिंग डाल दी होगी आपने लेके, कोई इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स पड़े हुए होंगे, वो समझ में आता है। बट कैश तो आ या जा नहीं रहा है, तो डॉर्मेंट क्या करेगी, खाली कैश फ्लो स्टेटमेंट का कागज लेगी। कह रहे हैं आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट बना के दे रहे हैं खाली ही, ऑब्वियसली नहीं है, ठीक है, तो इसका जरूरत नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट ओपीसी, हमने यार स्पेशली ना ओपीसी 1% कंपनी और ये वाला भी बताती हूँ, स्मॉल कंपनी, ये भी हल्का सा समझाती हूँ। ओपीसी और स्मॉल कंपनीज को, ठीक है, हमने स्पेशली अपने कंपनी लॉ में ना इंक्लूड किया, राइट, क्योंकि यार देखो पहले क्या होता था, थोड़ा सा बैकग्राउंड समझते हैं। 1956 में 2 ही कंपनीज, मेन ऐसे नहीं कि और नहीं थी, कह रहे मैम आपने तो ऐसे कहते, नहीं, मेन 2 कंपनीज थी, प्राइवेट और पब्लिक, ठीक है। प्राइवेट को बतेरे एग्जेम्पशंस दिए जाते थे, पब्लिक को कुछ नहीं दिए जाते थे। 2013 में जब एक्ट आया, आफ्टर सीइंग सो मच स्कैम्स, इन्होंने कहा ये किसी को नहीं देंगे एग्जेम्पशन, चल 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 चल, प्राइवेट पे भी सेम रूल, पब्लिक पे भी सेम रूल, प्राइवेट पे भी सेम रूल, पब्लिक पे भी सेम रूल है, चलो, किसी को कुछ बेनिफिट ही नहीं दिया, पूरा लॉ सबको फॉलो करना है। बट आप एक बात समझिएगा, जो बहुत छोटी कंपनीज हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ओपीसी, एक ही आदमी है यार, कितने कंप्लायंस करेगा वो यार, उसको कुछ तो बेनिफिट दो ओपीसी खोलने का। या स्मॉल कंपनी जिनके फिगर्स इतने कम हैं आपके, कहीं ना कहीं पेड अप और टर्नओवर के, हमने कहा भाई साहब इन्हें जहां तक एग्जेम्पशंस आप दे सकते हो प्लीज दो। एंड इस वजह से आपको जगह जगह पे इस पूरे सिलेबस में ओपीसी और स्मॉल कंपनी को लेके बड़े सारे एग्जेम्पशंस मिलते रहेंगे। तो ये दोनों तो हैंड इन हैंड चलते हैं, ओपीसी को मिला एग्जेम्पशन, स्मॉल को भी नॉर्मली मिल जाता है, नॉर्मली, हमेशा ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है। सो हमने 3 कंपनीज को बाहर किया ओरिजिनली, डॉर्मेंट को, ओपीसी को और स्मॉल को। क्या हमने कहा यार डॉर्मेंट कह रही है बैलेंस शीट भी नहीं बनाई, है बैलेंस शीट बनाएगी, कह रहे प्रॉफिट लॉस भी नहीं बनाई, है प्रॉफिट लॉस बनाएगी, ठीक है, खाली बनाएगी, कह रहे कैश फ्लो, हमने कहा यार सही बात है, चल तू कैश फ्लो स्टेटमेंट मत बना, ठीक। एंड लास्ट कंपनी जो जुड़ी इसमें, दैट इज स्टार्टअप्स। अब मैं हल्का सा आपको स्टार्टअप्स के बारे में बताऊंगी क्योंकि जरूरी है, अगर मैंने ये मिस कर दिया ना तो आपको आगे कई जगहों पे स्टार्टअप का एग्जेम्पशन दिखेगा, ठीक है, फिर आपको दिक्कत आएगी, राइट। पहले तो आप अपने दिमाग में एक बात समझिए, ये बात समझ में आई ना, अभी तो ये टॉपिक खत्म हो रहा है, मैं स्टार्टअप समझा रही हूँ बेसिकली, ठीक है। तो मैंने आपको बोला कहीं ना कहीं कि 4 कंपनीज हैं जिनको बनाने की जरूरत नहीं है। द शॉर्टकट इज डॉस, इसको अलग पेन से करते हैं, ठहरिएगा, हाँ, ओपीसी, ठीक है, ओपीसी को नहीं बनाना है, स्मॉल कंपनी को नहीं बनाना है एंड डॉर्मेंट को नहीं बनाना है, मे नॉट इंक्लूड द कैश फ्लो स्टेटमेंट। अब ये वाला जो टॉपिक है ये मैं आपको कहीं ना कहीं कराने जा रही हूं, ठीक है। सुन, स्टार्टअप को इन्होंने बोला, स्टार्टअप सारे स्टार्टअप नहीं। आजकल बच्चा क्या सोचता है ना, ये बात ध्यान से सुनना बेटा, ये बात ध्यान से सुनना वरना बेड़ा गर गया, ठीक। कह रहे हैं कौन है बेड़ा, अरे यार तुम आओ, ठीक है। डॉर्मेंट, हम डॉर्मेंट कह रहे हैं, सॉरी, स्टार्टअप कल्चर जो आप समझते हो ना, वो स्टार्टअप की बात नहीं हो रही है ना। आजकल अभी शार्क टैंक आने वाला है, ठीक है, 3rd सीजन है शायद, तो स्टार्टअप करेंगे, ठीक है। एमबीए चाय वाला आप स्टार्टअप समझते हो, ठीक है। आप हर किसी को जो अपनी नई ठेल लगा ले, नई तरीके की दुकान लगा ले, आप कहते हो स्टार्टअप है। और अब तो लोग इस वर्ड को इतना इंटरचेंजेबली यूज करने लगे, कह रहे हैं भाई साहब हमने अपनी परचून की दुकान खोली है, कह रहे हैं वेरी गुड, कह रहे स्टार्टअप है। आपने कहा क्या है स्टार्टअप, कह रहे हमारे घर में हमने पहली बार खोली है परचून की दुकान तो इसलिए स्टार्टअप है, लाइक हम पहले लोग हैं जिन्होंने स्टार्ट किया। अरे भैया ये स्टार्टअप नहीं है, स्टार्टअप का मतलब हुआ जिसमें कहीं ना कोई प्रकार की टेक्नोलॉजी, इनोवेशन एडेड हुआ है, कुछ ऐसा जो आप डिफरेंट कर रहे हो बाकियों से। फॉर एग्जाम्पल जोमैटो इज अ स्टार्टअप, लेंसकार्ट इज अ स्टार्टअप, राइट। ये स्टार्टअप है बिकॉज कहीं ना कहीं इन्होंने ऐसा कुछ क्रिएट किया है टेक्नोलॉजी बेस्ड जो आज तक इंडिया में एग्जिस्ट ही नहीं करता था, दैट इज स्टार्टअप, ठीक है। दे हैव देयर ओन पेटेंटेड टेक्नोलॉजीज। तो पहले तो आप कंपनीज एक्ट के हिसाब से समझिएगा, स्टार्टअप वो है जो एक प्राइवेट कंपनी के रूप में रजिस्टर्ड है। और देखो स्टार्टअप के दुनिया में 100 मतलब हो सकते हैं। आप चाय की दुकान पे जाते हो, आपसे कोई आदमी कहता है भाई साहब इससे स्टार्टअप ही कर लेते, ठीक है, एमबीए चाय वाला क्या चल रहा है, बढ़िया चल रहा है, राइट। सी
कहने की ये बातें होती है ना दैट दिस जारगांव हैज बिकम सो कॉमन. जारगांव, यू अंडरस्टैंड दिस वर्ड, दिस स्टार्टअप जो आया था नया वर्ड, इट हैज बिकम सो कॉमन दैट एवरीबॉडी वांट्स टू बी अ पार्ट ऑफ इट. बट लेट्स टॉक अबाउट कंपनी लॉ की नजर से. ठीक है, कंपनी लॉ जिन स्टार्टअप्स को एग्जेम्पशन देती है, बेनिफिट्स देती है, वो कौन से स्टार्टअप्स हैं? पहला, उनका फॉर्मेट ही प्राइवेट कंपनी होना चाहिए. टेक्निकली स्पीकिंग स्टार्टअप कैन बी इन एनी फॉर्म. आज की डेट में जितने स्टार्टअप्स हैं वो सब बड़े बड़े एजुकेशनल सेंटर्स एंड ये आपके जितने शार्क टैंक्स में शार्क्स बन के आते हैं, दीज पीपल हैव ब्रॉट देयर आईपीओज, राइट. जोमेटो का आईपीओ आया, तो अब आप बात समझना, आईपीओ आया दैट मीन्स वो पब्लिक कंपनी है, करेक्ट है. बट मैं जिन स्टार्टअप्स के एग्जेम्पशन की बात कर रही हूँ वो प्राइवेट कंपनी होना चाहिए. स्टार्टअप पार्टनरशिप फर्म भी हो सकता है, प्राइवेट कंपनी भी हो सकता है, पब्लिक कंपनी भी हो सकता है, कुछ और भी हो सकता है. But to be covered under Companies Act and enjoy the benefits of Companies Act, please understand, startup under Companies Act 2013, right? Companies Act 2013 के अंदर अगर हम बात करें तो वो प्राइवेट कंपनी होना चाहिए. चाहे स्टार्टअप कंसेप्ट तो पहले ही आ गया था, चाहे 1956 में रजिस्टर्ड हो, चाहे 2013 में रजिस्टर्ड. दूसरा, कहीं ना कहीं सेंट्रल गवर्नमेंट इनको रिकॉग्नाइज करती है. ठीक है, इन स्टार्टअप्स को कौन रिकॉग्नाइज करती है? अपनी सेंट्रल गवर्नमेंट ने इनको दिया हुआ है. और सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये पावर दे किसको दी है आज की डेट में? डिपार्टमेंट, इसको पूरा ही लिख देती हूँ, है ना, डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी, डिप कहलाता है ये. ठीक है, कह रहे हैं मैम सालसा डिप, अरे यार डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन. ठीक है, तो ये कहलाता है डिप. ये डिपार्टमेंट जो है इनको रिकॉग्निशन देता है. और करेंटली अगर हम उससे 2025 में बात करो तो इनको 10 इयर्स का रिकॉग्निशन मिला हुआ है एज स्टार्टअप, और जिसके तहत इनको अभी सारे एग्जेम्पशंस मिल रहे हैं. ठीक, इनिशियली इट केम फॉर 5 इयर्स. ठीक है, मोदी जी ही लेके आए हैं इन स्टार्टअप कल्चर को, एंड उसके बाद इसको एक्सटेंड करके टोटल 10 इयर्स करा है. आगे बढ़ेगा तो वो आपको इवेंचुअली पता चलेगा. अभी के लिए 10 इयर्स का टाइम पीरियड माना गया है, राइट. सो ये अगर आप कंडीशंस फुलफिल करो, यानी आप अगर पूरे कंपनीज एक्ट में कभी भी अगर स्टार्टअप वर्ड सुनते हो तो आप समझ जाना दे आर ऑफ कोर्स अ प्राइवेट कंपनी रिकॉग्नाइज्ड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन. एंड कहीं ना कहीं हमने कहा भाई वो कुछ बड़ा कर रहे हैं, उनको एग्जेम्पशन दो. हमने कहा यार तुम्हारे यहाँ पता नहीं क्या सिस्टम चल रहा होगा स्टार्टअप में, हमने कहा यार तुम एक काम करो, तुम कैश फ्लो स्टेटमेंट जो है मत बनाओ, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है. दिस इज व्हाट दे सेड. ठीक, इतना बात समझ में आता है अपने को? बोलो हाँ या ना. अरे बोलो ना. कह रहे हैं हाँ मैम समझ में आ गया. इन्होंने ये छोटी सी बात और कही है और ये लास्ट बात है. कह रहे हैं मैम ठीक है बता दो, चलो कोई बात नहीं है. वो बात मैं कहाँ लिख दूँ? यहाँ लिख देती हूँ. ठीक है, और आज 2 नए सेक्शंस और आपको याद करा डालूंगी. कह रहे मैम आप पे ये स्केल अगर था तो पहले क्यों नहीं यूज कर पा रही? ऐसे ही यार वो SCPW का बहुत आलस है मुझे. हाँ, कह रहे ठीक है आओ. सो अभी सुनना क्या बात है. इन्होंने कहा अगर कोई भी प्रकार की इनमें से ना प्राइवेट कंपनी है, और होगी ही, ध्यान से सुनते चलना कहीं दिमाग में विस्फोट ना हो जाए. कह रहे मैम प्राइवेट कंपनी कौन कौन सी है? देखो डोरमेंट भी हो सकती है, मे बी. ठीक, ओपीसी पक्का प्राइवेट है, स्मॉल पक्का प्राइवेट है, और स्टार्टअप तो मैंने अभी अभी बताई दिया पक्का प्राइवेट है. करेक्ट है, करेक्ट है. कह रहे हैं भाई साहब अगर कोई प्राइवेट कंपनी इनमें से, कह रहे हैं हाँ, एग्जेम्पशन लेना चाहती है, कह रहे हैं हाँ ठीक है एग्जेम्पशन लेना चाहती है, बेनिफिट लेना चाहती है. हमने कि भाई साहब अपनी एनुअल फाइलिंग कंप्लीट रखिएगा, बराबर रखिएगा, कहीं एनुअल फाइलिंग में कमी ना हो जाए. कह रहे मैम एनुअल फाइलिंग में कौन कौन से 2 कागज जाते हैं? आज से मेरे संग बोलेंगे, क्योंकि ये बात को अपने दिमाग में बैठा लेना. जब तक ये सेक्शन आएगा काफी समय निकल चुका होगा, सेक्शन आने में वक्त लगेगा, पर आप इस सेक्शन से ऑलरेडी दोस्ती बढ़ा चुके होंगे. 2 सेक्शन है, आज ही बता दूंगी. एनुअल रिटर्न और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का फाइलिंग का सेक्शन. एनुअल रिटर्न अंडर सेक्शन 92, कह रहे 292, मारेगी मैं तेरे को, 292 नहीं 92 सिर्फ. एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स दैट इज अंडर सेक्शन मैम 240. अरे नहीं भाई, अंडर सेक्शन 137. फाइलिंग की बात कर रही हूं मैं आपको. क्या बात कर रही हूं?
फाइलिंग की। देखो बात समझो, कह रहे हैं मैम ओवरऑल क्या बात कह दी इन्होंने ओवरऑल ये बात कह दी कि भाई साहब 4 कंपनीज को एग्जेम्पशन देंगे। जा तू कैश फ्लो स्टेटमेंट मत बना। ओपीसी स्मॉल कंपनी, हमने कहा डोरमेंट कंपनी एंड स्टार्टअप्स, शॉर्टकट है डॉस, डोरमेंट ओपीसी स्मॉल एंड स्टार्टअप्स, इनको नहीं बनाना है कैश फ्लो स्टेटमेंट। कह रहे मैम मन करे बना ले, तो अरे बना लेना यार, बट वैसे बनाने की जरूरत नहीं है। हमने कहा अगर आपको ये एग्जेम्पशंस चाहिए हैं, आप तीनों तो प्राइवेट कंपनी पक्का हो ही हो, ओपीसी स्मॉल और स्टार्टअप, आप ये लिखना मत, आप बस ये कहना अगर प्राइवेट कंपनी है तो भाई साहब आपकी एनुअल फाइलिंग कंप्लीट होनी चाहिए। कहीं ना कहीं आपके सेक्शन 92 और 137 में कोई डिफॉल्ट ना हो रखा हो। सेक्शन 92 है एनुअल रिटर्न का, फाइनेंशियल स्टेटमेंट है सेक्शन 137 का। अब मैं आपको इसमें इंपॉर्टेंस बताती हूँ। अब जैसे आपने ये वाला जो डायग्राम करा, ध्यान से सुनिएगा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का जो आपने डायग्राम करा मेरे संग, महा इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी वेरी। कह रहे मैम आपने तो मना किया था, ये देखो ये रही चुड़ैल, 1 2 इन्फिनिटी, ये हो गया इंपॉर्टेंट टॉपिक। अब इसका जो ये एक्सेप्शन मैंने आपको कराया है, राइट, ये एक्सेप्शन भी काफी इंपॉर्टेंट। कौन कौन कंपनीज को कैश फ्लो नहीं बनाना, और बाकी सारे कागज सारी कंपनीज बनाएंगी, बाकी 4 बैलेंस शीट प्रॉफिट लॉस सब बनाएंगी, पूरा बुक्स ऑफ अकाउंट सब बनाएंगी, राइट। ये वाला जो बात है इसको ज्यादा परेशान मत होना, हा करके इसको छोड़ देना, दैट मीन्स नॉट वेरी रेलिवेंट। हमने कहा अगर आपने अपने कागज छोड़ बना रखे होंगे पूरे, एनुअल रिटर्न फाइनेंशियल स्टेटमेंट आरओसी पे फाइल करें, यानी यू आर गुड कंपनी, वेरी गुड कंपनी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 92 137 में हमने कहा जाओ जाओ यार जाओ। एग्जाम्पशन, चलो आगे बढ़ो। एग्जाम्पशन, सपोज करो स्मॉल कंपनी आई, कह रहे हैं हाँ मैम आ गई स्मॉल कंपनी, एक छोटी सी स्मॉल कंपनी, ठीक है आ गई। कह रहे हैं वो हम बैलेंस शीट नहीं बनाना चाहते, वो बैलेंस शीट नहीं बनाएंगे। मुझे बताना, पास बुलाना, इधर बैलेंस शीट नहीं बनाएगा, बैलेंस शीट तो सबको बनाना है। सेकंड, प्रॉफिट लॉस, कह रहे प्रॉफिट लॉस नहीं बनाना चाहते हो, प्रॉफिट लॉस भी बनाएंगे जी। बैलेंस शीट बनेगा, कह रहे बनेगा। प्रॉफिट लॉस बनेगा, कह रहे हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट नहीं बनाना चाहते। आप कहना है एक सेकंड इधर कैश फ्लो नहीं बनाना, कह रहे हैं हाँ कैश फ्लो का एग्जाम्पशन दे दूं। हमने कहा एनुअल फाइलिंग कंप्लीट करी है, कह रहे हैं हाँ। एनुअल रिटर्न फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइल करें, कह रहे हैं हाँ। हमने कहा चल तूने अगर 92 और 137 में फुलफिल करा है ना, एनुअल रिटर्न जल्दी बोलो 92, फाइनेंशियल स्टेटमेंट 137 में फाइलिंग बोलो, एनुअल रिटर्न में फाइलिंग बोलो जल्दी बोलो। एनुअल रिटर्न में फाइलिंग 92, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का फाइलिंग बोलो 137, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का डेफिनेशन बोलो 240, करेक्ट। हमने कहा भाई साहब कैश फ्लो स्टेटमेंट आपको एग्जेम्प्टेड है, कह रहे हैं वो हम एनुअल रिटर्न फाइल करना भूल गए थे। हमने कहा अच्छा फिर आ जाओ कैश फ्लो स्टेटमेंट भी बनाना, फिर सब बनेगा। एग्जेम्पशन लेने के लिए खुद की ड्यूटी पूरी होनी चाहिए, दैट इज एनुअल रिटर्न ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, राइट। तो जल्दी से बोलेंगे, फटाफट से बोलेंगे। एरोप्लेन जा रहा है, कह रहे मैम आपकी मतलब ऐसे दिखता है क्या? अरे यार आवाज आ रही है, ठीक है। बुक्स ऑफ अकाउंट, जल्दी से बोले, बुक्स ऑफ अकाउंट 2 13 बन गई। 4 आइटम बनाने में जल्दी बताएंगे। ऑल सेल्स एंड ऑल परचेजेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, all receipts and all expenses, that is all the sum money received or spent by the company. Third, all assets and all liabilities because of which will make the balance sheet. And last, ये तो extra बोला, all items of cost as notified by the central government under section 148 and it is only applicable for some specific companies. Thank God, not in our syllabus. Books of accounts shall be prepared by all the companies and there is no exemption. Followed by that we did financial statements and financial statements की अगर मैं बात करूँ आपसे तो financial statement बात करता है 240 में। 240 अलीबाबा के कितने चोर? 40 चोर। हमने बात करा financial statement में 5 आइटम बना डालेंगे। सबसे पहले बनाएंगे प्रॉफिट लॉस अकाउंट और यू कैन ऑल्सो कॉल इट एज रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इन केस ऑफ एनपीओज। सेकंड बनाएंगे बैलेंस शीट, थर्ड बनाएंगे कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट में एक्सेप्शन आएगा जो हम लास्ट में करेंगे। फोर्थ हमने बात करा कहीं ना कहीं एनी चेंजेस और अ स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन द इक्विटी कैपिटल, ओपनिंग क्लोजिंग, वो सब अपन करेंगे। एक्स्ट्रा समझाने का जरूरत नहीं है, जो बुक में चल रहा है ना वो बुक में, ये देखिए बात समझिए, ये देखिए ये जो मैं आपको पढ़ा रही हूं ना ये एग्जाम में लिखने का है। ये डायग्राम से ही मस्त चीजें हो जाएंगी, बट जो मैं एक्स्ट्रा बता रही हूँ वो सिर्फ समझाने के हिसाब से है ताकि आप दिमाग में रख सको, राइट। इतना एग्जाम में मत लिख के आ जाना एग्जाम्पल, ठीक है। एग्जाम्पल दिमाग में रखने का है, किसी को समझाने का है, ठीक। एंड लास्ट हमने बात करा एनी एक्सप्लेनेटरी नोट, ये एक्स्ट्रा एनेक्स्चर के रूप में आएगा वर्किंग नोट की तरह, ठीक। अब हमने बात करा 4 एक्सेप्शंस का, किसका?
कैश फ्लो स्टेटमेंट डॉस नहीं बनाएंगी। डॉर्मेंट, ओपीसी, स्मॉल और स्टार्टअप्स। Startups have to be a private company, either registered under Companies Act 2013 or Companies Act 1956. They are promoted by Department of Industrial Policy and Promotion. इनके द्वारा इनका प्रमोशन किया जाता है, कहीं ना कहीं मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स में आता है, एंड तभी हम बात करेंगे, आपको एग्जेम्पशन दे देंगे। ऑफ कोर्स प्राइवेट कंपनीज अगर आप हैं तो 92 और 137 में एनुअल फाइलिंग आपकी कंप्लीट हो, एनुअल रिटर्न अंडर सेक्शन 92 एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की फाइलिंग अंडर सेक्शन 137। तो अगर आप मुझसे मोटा माटी बात करो तो अभी तक हमने कई सेक्शंस का रेफरेंस ले लिया है। आप मुझे बता सकते हो किस किस का, जल्दी बताओ यार। देखो मजा मुझे आता है सेक्शनों के संग खेलने में। देखो यार कॉन्सेप्ट तो सब कर रहे हैं, ठीक है, अगर आप मेरे संग सेक्शन कर ले गए तो मजा तो वहां है ना, आपका कॉन्फिडेंस बूस्टअप हो जाता है, यार नंबर आता है, कॉन्सेप्ट की तो क्या चल रही है। और आप एक बात समझो, आज की डेट में मैं ये बात हमेशा करती हूँ, राइट, ये अभी मैं एक बार कराती हूँ, ठहरना, पहले मैं एक केक बना लूँ, ठीक है, कह रहे हैं केक बना रही हूँ, कलरफुल केक। कलरफुल केक क्यों बनाऊँ, पहले व्हाइट प्लेन केक बनाती हूँ, कह रहे हैं ठीक है बनाओ। ये रहा व्हाइट केक, दिख रहा है केक, कह रहे हैं हाँ हल्का हल्का दिख रहा है। ये देखो ये रहा केक, कह रहे हैं मैम आपको वाकई में केक नहीं बनाना आता। नहीं मुझे नहीं आता। कह रहे हैं मैम माइक्रोवेव में भी केक नहीं बनाना आता आपको। हाँ नहीं आता। अब देखो ये मैंने सफेद सफेद पट्टी का डिजाइन कर दिया, कह रहे हैं ये वाहियात केक कौन सा है मैम, पाइनएप्पल केक है, पाइनएप्पल केक, ठीक है, सफेद रंग का झक केक मैं लेके आ गई हूं आपके लिए। आप मुझे बताएंगे खाएंगे, कह रहे हैं दो चार जने कह रहे हैं हाँ खाएंगे, हर क्लास में ऐसे ही आते हैं, कह रहे हैं हमें तो पाइनएप्पल मैम बहुत पसंद है। हाँ आप होंगे प्लेन वनीला लोग, ठीक है, बट महिलाओं से पूछिएगा, महिलाओं से पूछिएगा क्या महिलाओं को ये पसंद आ रहा है, कह रहे हैं नहीं, ठीक है, महिलाओं को कुछ चाहिए, इसमें थोड़ा चॉकलेट लगा देते हैं, आओ चॉकलेट लगा दी, ये रही चॉकलेट। कह रहे हैं मैम जितने गंदे तरीके से आप लगा रही हो ना, अच्छा कोई बात नहीं, ये चॉकलेट लगा दी, ये रही चॉकलेट बहुत सारी। कह रहे हैं वाओ मैम अब इसमें कुछ फ्लावर्स का डेकोरेशन कर देते हैं, वाओ एक मैंने यहाँ फ्लावर सजा दिया है, फ्लावर, एक फ्लावर ये सजा दिया है, लो फ्लावर सजा दिया, अभी देखना ऊपर से चेरीज भी रख दूंगी, ये लो चेरी। कह रहे मैम ये कैसी चेरी है, डिजाइन में काट के रखी है मैंने चेरी, ये लो, ठीक है। आप मुझे बताना आप अपने उनके लिए केक लेके जा रहे हो, हाँ जल्दी बताओ, मुझे बताना कौन सा केक लेके जाओगे, पहला वाला या ये वाला, सच बताना। कह रहे हैं मैम आपकी डिजाइन अगर इग्नोर करके देखी जाए तो दूसरा वाला लेके जाना पसंद करेंगे। बिल्कुल सही बात। क्यों क्यों, क्योंकि एवरीबडी लाइक्स दैट समथिंग न्यू। आप सोचो एग्जामिनर को सब लोग प्रोविजन समझा रहे हैं, दबा दब सबने आंसर लिख दिया, एक्सप्लेनेशन दे दिया, कंक्लूजन भी कई लोगों का सही है, राइट। अब आप एग्जामिनर को इंप्रेस कैसे करोगे, and that person even does not know, thank God he does not know you, but the point is कि how are you going to impress, what are you going to write extra, sections, forms, ये आप जैसे ही पेपर में डाल दोगे ना, एग्जामिनर कहेगा ये बच्चा तो बहुत पढ़ के आया है। सी यू आस्क मी मैम सेक्शन का नंबर होता है या नहीं होता है, ऑनेस्टली नहीं, ऐसा कोई नंबर नहीं है बहुत, बट एक इंप्रेशन आता है। एग्जामिनर कहता है यार ये बच्चा तो बहुत डिटेल में पढ़ के आया है, तो अगर एक आध चैप्टर आपने कम भी पढ़ रखा हो और लास्ट की तरफ कम लिखा हुआ हो चल जाएगा, बिकॉज यू हैव ऑलरेडी इम्प्रेस द एग्जामिनर विद लेस सेक्शन, हर आंसर में बढ़िया सेक्शन, गलत सलत नहीं सही सेक्शन, ठीक है। सो दैट्स व्हाई आई एम फोकसिंग ऑन दिस फ्रॉम डे वन। कॉन्सेप्ट तो समझ ही रहे हैं यार, कॉन्सेप्ट में है ही क्या, मैंने कहा यार 5 आइटम फाइनेंशियल स्टेटमेंट के, एक एक्सेप्शन कैश फ्लो स्टेटमेंट का, उसके 4 कंपनीज एक्सेप्शन में डॉस, डॉर्मेंट, ओपीसी, स्मॉल स्टार्टअप्स, मैंने आपको मीनिंग समझाया, एग्जाम्पल कराया, मैंने कहा जो भी इनमें से प्राइवेट कंपनीज हैं उनकी एनुअल फाइलिंग में कोई डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए, वो पॉइंट बेकार का है एनुअल फाइलिंग वाला, बाकी अपने सॉलिड पॉइंट्स रखिएगा। आप देखें अगर बात करें तो 2 दिन की क्लास में रेफरेंस में क्या क्या सेक्शन अभी तक आ गए, अभी यू नो स्टैंडिंग एट अराउंड almost 1 hour, right? We talked about section 1, that was introduction, right? Then we talked about section 2, that is definitions. Then we said about 213 books of accounts. We also did 213 में ही 148 का reference, that is all those companies which are notified by the central government under section 148 to prepare cost records, correct? Then we did section 2 clause 40, राइट, हमने बात करा फाइनेंशियल स्टेटमेंट का, और इसमें आप देखो मैंने आपको सेक्शन 92 और सेक्शन 137 एनुअल रिटर्न और फाइनेंशियल स्टेटमेंट का आरओसी पे फाइलिंग का बात करा दिया है, करेक्ट, बोलो हाँ या ना। तो ये आप देखो इतने से उसमें हो गया, और आप देखना
यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट वी कैन लर्न सेक्शंस, ठीक है। देखो यार, मुझे बाकी सब्जेक्ट्स का नहीं पता, शायद बहुत बल्कि होते हैं और उनमें न्यूमेरिकल्स भी बहुत होता है, बट इधर हमारे कंट्रोल में है सारा चीज, ठीक है। सेक्शन 1 इंट्रोडक्शन, 2 है डेफिनेशन का, 213 बुक्स ऑफ अकाउंट, 240 फाइनेंशियल स्टेटमेंट, 92 है आपका एनुअल रिटर्न का फाइलिंग, 137 है फाइनेंशियल स्टेटमेंट का फाइलिंग और 148 में कॉस्ट ऑडिट का बात होता है जिसका रेफरेंस 213 में आता है। बुक्स ऑफ अकाउंट सब बनाएंगे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में एक एक्सेप्शन है कैश फ्लो स्टेटमेंट को लेके, उसको 4 कंपनीज नहीं बनाएंगे। डन हो गया ब्रीफ, सॉर्टेड। ये केक याद रखना, कह रहे मैम केक, ठीक है ना, हाँ सॉर्टेड है। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। कह रहे हैं मैम अब बताओ क्या करोगी। देखो अब मैं आपसे मेहनत करवाना चाहती हूँ, कह रहे हमसे मत कराओ, हम डेमो देखने आए, हमसे मत कराओ, आओ मेहनत करें, टेल मी समथिंग। कह रहे मैम प्लीज आस्क। कह रहे मैम वो स्केल का इस्तेमाल अगर कर लो तो बड़ा मजा आए। ओके। कह रहे जी क्यों लकीरें खींचती, मैं आपसे कुछ सवाल करूंगी, आप मुझे बताइएगा। आपने कहा मैम बिल्कुल बता देंगे। आओ, आपने अगर अभी तक मेरे संग डेफिनेशन करी है, मैं आपको लाइव समझना देखना चाहती हूं। अगर आप सुन रहे हो तो मुझे बताइएगा, इफ आई आस्क यू टेल मी गुड 5 differences between 5 differences, I'm not kidding, and from the topic I have taught you and from the topic you understand about books of accounts and financial statements, right? What can you give? See now, understand ये जो चीज मैं आपको करा रही हूं, दिस इज नॉट अ पार्ट ऑफ द सिलेबस। सिलेबस में तो हमारे पास डेफिनेशन है, बट अगर आपको दिमाग चलाना नहीं आएगा तो काम कैसे बनेगा? ये मैं अब गड़े मुर्दे उखाड़ रही हूं, आप समझ लीजिए। मैं ये करवाना चाह रही हूं, आपसे जानना चाहती हूं कि भाई साहब आपको ने जितना पढ़ा मेरे संग, आप उसके बेसिस पे क्या क्रिएट करके बता सकते? टेल मी दिस, व्हाट कैन यू क्रिएट फॉर मी थ्रू दिस? टेल मी एवरीबॉडी, क्या बता सकते हो? कह रहे हैं मैम सुनिएगा मेरे संग 2 पॉइंट तो हम एज इट इज बेयर एक्ट के जो हमने अभी अभी पढ़ा है अपने चैप्टर में उसी से उठा लेते हैं। आपने कहा पहला डिफरेंस हम कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सेक्शन। आप सबसे पहले सेक्शन के बेसिस का डिफरेंस ले सकते हो, क्योंकि देखो यार जब सेक्शन आता है व्हाई नॉट यूज इट, क्यों उसको हम यूज ना करें? हमने कहा जी 213 240 डन। सेकंड आएगा आपका अबाउट डेफिनेशन, मेन डेफिनेशन जो आपने अभी अभी बताई। बुक्स ऑफ अकाउंट्स के 4 आइटम, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के 5 आइटम। बुक्स ऑफ अकाउंट के कौन कौन से 4 आइटम? ऑल सम्स ऑफ मनी रिसीव्ड एंड एक्सपेंडेड, ऑल एसेट्स लायबिलिटी, ऑल सेल्स, ऑल परचेजेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड ऑल आइटम्स ऑफ कॉस्ट अंडर सेक्शन 145 टाइम्स नोटिफाइड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। तो वो आप 4 आइटम्स अपने एक्सप्लेन कर देंगे और यहां पे आप अपने 5 आइटम्स दैट इज बैलेंस शीट, प्रॉफिट लॉस अकाउंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, नोट्स टू अकाउंट आप यहां पे एक्सप्लेन करें। करेक्ट। अभी मुझे एक और बात बताना, ठीक है, दोनों में से क्या पहले बनेगा? फाइनेंशियल स्टेटमेंट पहले बनेंगे कि बुक्स ऑफ अकाउंट? कह रहे मैम जी कैसी बात कर दी, व्हाट शैल बी प्रिपेयर्ड फर्स्ट, व्हाट शैल बी द ऑर्डर ऑफ कह सकते हो आप प्रिपरेशन, राइट? व्हाट शैल बी प्रिपेयर्ड फर्स्ट? ऑब्वियसली बुक्स ऑफ अकाउंट्स शैल बी प्रिपेयर्ड फर्स्ट, राइट? ये सबसे पहले प्रिपेयर किए जाएंगे एंड फॉलोड बाय दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, फॉलोड बाय बुक्स ऑफ अकाउंट्स, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स विल बी प्रिपेयर्ड। करेक्ट। ऑब्वियसली अगर बुक्स ऑफ अकाउंट्स ही नहीं है तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट ही नहीं है। और इसी बात पे मेरी बात बताना मेरे बच्चों, कौन किस पे डिपेंडेंट है जल्दी बता दो। कह रहे मैम कौन किस पे डिपेंडेंट है, मतलब कौन किस पे डिपेंडेंट है बताओ, जल्दी बताओ कौन किस पे डिपेंडेंट है? कह रहे मैम डिपेंडेंसी आप कह सकते हो, ठीक है जी, क्या हो गया ठहरो, डिपेंडेंसी। हाँ भाई मेरे बुक्स ऑफ अकाउंट्स आर इंडिपेंडेंट, ठीक है, वाइल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर डिपेंडेंट। किस पे डिपेंडेंट है बेटा? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स किस पे डिपेंडेंट है जल्दी बताओ? दे आर डिपेंडेंट ऑन बुक्स ऑफ अकाउंट्स। क्योंकि बात समझना, अगर बुक्स ऑफ अकाउंट्स ही नहीं बनेंगी तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसे बना लोगे? और सुनो, अगर किसी ने मुझसे ये बात करी, हरामखोरी की
कि मैं हम तो शॉर्टकट लिखेंगे, तो ये काम मत करना, ठीक है। एग्जाम मेरे नहीं है, आपके हैं। फुल फॉर्म लिखेंगे, लिख लो। कह रहे कहाँ लिख ले? टैटू बनवा लो, हाँ लिख लो फुल फॉर्म, हाँ ऐसे कर लो, ऐसे ऐसे लो, फुल फॉर्म करवा लूंगे, फुल फॉर्म, ठीक है। नेक्स्ट कह रहे हैं मैम हम आपको तंग करना चाहते हैं। मैं तंग होती नहीं हूं, हाँ मैं उस जीव में से नहीं हूं जो तंग हो जाऊं। नेक्स्ट एक आध डिफरेंस और बता दो, बताओ जी, बताओ जी, और डिफरेंस बताओ। कह रहे मैम डिफरेंस 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 डिफरेंस, हाँ मैम आइडिया, कहीं ना कहीं आपका जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स है, हु प्रिपेयर्स, कौन प्रिपेयर करता है भाई, इसके लिए बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाने के लिए बहुत नॉलेज नहीं चाहिए, तो कोई भी कंपनी का एम्प्लॉय वगैरह भी ये काम कर सकता है, बट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के लिए स्पेशलाइज्ड नॉलेज चाहिए होगी। तो हम इसमें कह सकते हैं इट इज प्रिपेयर्ड नॉर्मली बाय सम काइंड ऑफ प्रोफेशनल, ठीक। और आप ऐसे और भी पॉइंट्स बता सकते हो कि एक पॉइंट आप बच्चे कई बार बताते हैं, एक्सेप्शन, देयर इज नो एक्सेप्शन, नो एक्सेप्शन इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स, वाइल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में आपको पता है कैश फ्लो स्टेटमेंट का एक्सेप्शन है फॉर, ठीक। तो आप ऐसे करके ये पॉइंट्स बना सकते हो, चाहे तो आप इसको देख लें एक बार, मैंने आपको कुछ एक्स्ट्रा कराया है, राइट। दिस इज समथिंग न्यू, दिस इज समथिंग इंटरेस्टिंग, दिस इज समथिंग एक्स्ट्रा, ठीक। जल्दी से देख लो फटाफट से, हाँ इतनी देर में दूसरा फोन नहीं चलाना है अपना, इधर देखो, हाँ कह रहे हैं मैम मजा आ गया, हमें बस और नहीं पढ़ना, हम जा रहे हैं जयराम जी के। चुप, अभी तो अपन इंपॉर्टेंट टॉपिकों पे आना शुरू हुए हैं, एक टॉपिक और जरूर कराऊंगी बहुत आराम से, अच्छे से, बढ़िया से, मजेदार। कह रहे मैम ये हमने कर लिया, हमें ये बात समझ में आ गई, आ गई, आ गई, ठीक। सो 2 13 2 40 डन है, बोलो ना, बोलो बोलो, सॉर्टेड, ओके। चलो अब आगे बढ़ते हैं, ये तो हो गया हमारा 2 13 और 2 40 का बाद, ये रहा हमारा डायग्राम, ये अपन क्लास में ऑफ कोर्स करेंगे, है ना, ये क्लास में करने की चीजें होती हैं, ठीक। चलो कह रहे हैं मैम अब क्या कराने जा रही हो? अब मैं भाई साहब पहले तो तुम्हें बिना दिखाए मेरी आंखों में देख के बताना 240 फाइनेंशियल स्टेटमेंट का सेक्शन था। कह रहे हैं हाँ। अगर मैं आपसे पूछूं रैंडमली, कह रहे क्या, फाइनेंशियल ईयर का सेक्शन बता दो। किसका? फाइनेंशियल ईयर का। मैम कह रहे मैम हमें कैसे पता होगा, आपने कोई बताया तो ही ना है। लॉजिक लगाओ, जल्दी से लगाओ लॉजिक। कह रहे मैम आपने कहा था अल्फाबेटिकली चलता है, एग्जैक्टली, FS फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स 240। कह रहे हैं मैम फाइनेंशियल ईयर 239 पहले कैसे आ जाएगा? अगला आएगा ना। कह रहे हाँ 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 अगला आएगा, दैट इज FY 241। कह रहे मैम वाओ, 2 13 बुक्स ऑफ अकाउंट्स 13वीं निकली, चोर पकड़े अली बाबा के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में चोरी करते हुए 240। अगला ही है फाइनेंशियल ईयर, अगला ही आएगा ना 41 आएगा, तो 241। आपने कहा मैम कईयों को तो ये तक भी पता है फॉरेन कंपनी का सेक्शन है 242, तो सीक्वेंस में हो गया 240 241 242। इंग्लिश दीदी लोग 240 241 242 और भयंकर इंग्लिश सेक्शन 2 क्लास 40, सेक्शन 2 क्लास 41, सेक्शन 2 क्लास 42। 42 इज अ फॉरेन कंपनी, तो एफ का ये सीक्वेंस चल रहा है, ठीक है। कह रहे मैम ऐसे सारे क्लॉजेस याद करने पड़ेंगे क्या? अरे नहीं यार, इंपॉर्टेंट में करा रही है। एक बात बताओ, आपके फोन में, ठीक है, ये रहा फोन सॉर्टेड, कह रहे हैं तो आपका, अरे तुम्हारे फोन में, ठीक है, बहुत सारे कॉन्टैक्ट नंबर होंगे ना, बोलो ना। कह रहे बहुत सारे हैं मैम, सब नंबर याद है क्या? कह रहे नहीं, सब नंबर कैसे याद हो जाएंगे मैम? ऑब्वियसली सिर्फ इंपॉर्टेंट वाले याद है, मम्मी पापा का याद है, घर का किसी और भाई बहन वगैरह का याद होगा, और भाभी जी का याद होगा, जिनसे बात आप 100 बार करना चाहते हो बट आपकी हिम्मत नहीं पड़ती है, राइट। तो 4-5 नंबरों के अलावा आप नहीं याद करते। ऐसे तो ही ना बैठ के सबका नाम वो सेव करके याद कर रहे हो। अभी मेरे फोन में तो ऐसे ऐसे नाम सेव्ड है, पानी वाला, ठीक है, पानी वाला जो आता है, ठीक है ना कहीं ब्रेड वाला, जिससे ब्रेड आती है। तो एक बताओ, यू कैन नॉट सेव लर्न ऑल दीज नंबर्स, राइट। सिमिलरली जो इंपॉर्टेंट है वो अपन करेंगे, उस पर मेहनत करेंगे। 1 से 148 मेन सारे कराऊंगी, सेक्शन 2 में सब करने का जरूरत नहीं है, पर मेन में सब करा दूंगी, प्रोवाइडेड आप सुन रहे हो मेरी बात।
ठीक है। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। आपने कहा मैम फाइनेंशियल ईयर करा रही हूँ, कह रहे ये कोई टॉपिक है कराने का मैम? फाइनेंशियल ईयर तो हम बता देंगे। जूम 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 जरा, फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हुआ 1 अप्रैल से 31 मार्च। कह रहे हैं मैम पहले तो एक बात बताओ, हाँ पूछो, इतनी थिएट्रिकल की क्या जरूरत है ना? बहुत ऐसा लगता है कि मैम आप बाकी लोग तो एकदम सीरियस पढ़ाते हैं, आपको इतना फन क्या आ रहा है? देखो यार बात समझो, सभी लोग पढ़ा रहे हैं, नो डाउट अबाउट इट, एंड आई रिस्पेक्ट दैट, बट दिस फॉर मी इज लाइक पैशन। ठीक है, मेरे को ऐसा लगता है कि बिकॉज आई एम गुड एट, आई हैव बीन गुड एट थिएटर्स, राइट, आई हैव डन ड्रामाज एंड प्लेज इन माय स्कूल। तो जब तक वो हल्का सा एक ड्रामा नहीं आता, आई नो यू फाइंड इट वेरी स्टूपिड, है ना? ऐसा लगता है वे यार पागल ही है ना, क्या ही ज्यादा कटी है, ओवर एक्टिंग काटी है, 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग कर, राइट? बट द पॉइंट इज अगर सेम प्लेन चलता रहेगा ना, तो आपका दिमाग पहले तो ऐसे चल रहा होता है, कहाँ गया दिमाग से, निकल तो नहीं है कैमरे से, हाँ, एकदम बंद हो जाता है, ढक्कन लग जाता है दिमाग का एकदम पढ़ते पढ़ते। ठीक है, अब वो ढक्कन क्या आपको पता नहीं चलता कब लगा, मैं आके ये हल्का सा ऐसा करके आपको कहीं ना कहीं जगा देती हूँ। दैट्स माई ओनली पर्पस, so that you stay with me, you remain entertained, see understand। भैया अभी मैं कोई समय रहना तो है नहीं, तो एकदम देखो बेइज्जती करती है, मस्त बेइज्जती करती है, बट उस लेवल का जोक मिल जा पाएगी आपके साथ। ठीक है, मैं कोई बस्सी तो है नहीं कि एकदम जोक कर दिया, या एल्वेश यादव तो है नहीं कि मैटर कर दिया। ठीक है, तो इसलिए ये आपके संग करती हूँ ताकि एक फन बना रहे क्लास में, है ना? बाकी और कोई दिक्कत की बात नहीं है, तुम भी झूम लिया करो। आओ, कह रहे मैम प्यास लग रही है, हम बहुत थक गए। हाँ सही बात है, आप बहुत थक गए हो, जाओ पानी लेके आ जाओ फटाफट और बैठ जाओ। कह रहे मैम थोड़ा खा भी ले आओ यार, खाने को भी ले आओ, नालायक कहेंगे, पापी कहेंगे, तुष्ट कहेंगे। आओ, हमने कहा फाइनेंशियल ईयर। कह रहे हैं मैम ये तो बच्चा जानता है, विच स्टार्ट्स फ्रॉम 1 अप्रैल टू 31 मार्च। अगर मैं फर्स्ट पॉइंट का बात करूं तो इट इज अ पीरियड विच स्टार्ट्स फ्रॉम 1 अप्रैल टू 31 मार्च। कह रहे हैं मैम आपके घर के बगल में टाइल्स वाले फिर से आ गए हैं टाइल्स काटने के लिए, मार्बल काटने के लिए। हाँ आ गए, तुम ये सब कर लो, है ना, तुम पहले ये सब कराओ। कह रहे हैं ठीक है पढ़ते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब ये इंपॉर्टेंट बात सुनना, आज के डेट में अगर कोई भी कंपनी आप उठा लो, ठीक है, पहले क्या होता था, आपने तो ये बात सुनी नहीं होगी, राइट? बहुत साल पहले आज क्या होता था कि अलग अलग कंपनीज अलग अलग टाइप का ईयर फॉलो करती थी, यानी उनका जो अकाउंटिंग ईयर हुआ करता था, यानी जिस पीरियड के लिए वो अकाउंट्स बना रहे हैं ना, वो अकाउंटिंग पीरियड क्या हुआ करता था, कुछ भी फॉलो करो 12 महीने का। कोई कैलेंडर ईयर फॉलो कर रहा है, किसी के गुरुजी ने कह दिया भाई साहब सितंबर में खोल लो अकाउंट्स, बढ़िया चलेगा धंधा, आदमी सितंबर से अगस्त चला रहा है, कोई जून से लेके मई चला रहा है, किसी को गर्मियां पसंद नहीं, कह रहे हम तो ठंड में चलाएंगे, नवंबर से अक्टूबर चलाएंगे, कोई कुछ भी फॉलो कर रहा होता था। अब आप बात समझिएगा, यूनिफॉर्मिटी नहीं आया करती थी इन सब चीजों के चक्कर में, तो हमने कही अगर यूनिफॉर्मिटी लेके आना है ना, तो फिर एक काम करिए, एक जैसा फॉलो करिए। एंड एवरी कंपनी नाउ अपना जो अकाउंटिंग ईयर ले आई है उसको फाइनेंशियल ईयर के बराबर ले आई है। दैट मीन्स आपके जो अकाउंट्स बन रहे हैं, जो आपके रिकॉर्ड्स बनाए जा रहे हैं, दे आर बीइंग प्रिपेयर्ड फ्रॉम 1 अप्रैल टू 31 मार्च फॉर एवरी कंपनी। दिस इज गोइंग टू बी नाउ एप्लीकेबल फॉर एवरी कंपनी, नो मैटर व्हाट, कोई फर्क नहीं पड़ता आप ओपीसी हो, आप स्मॉल हो। हमने कहा भाई साहब आपको अपने आप फाइनेंशियल ईयर ही फॉलो करना है, अब ये मैंडेटरी हो गया है आफ्टर कंपनीज एक्ट 2013। हमने कहा ठीक है मैम, सो एवरी कंपनी शैल प्रिपेयर इट्स बुक्स, its records from 1 April to 31 March, that is their accounting period shall be financial year itself। आपने कहा मैम ठीक है। थर्ड, हमने कहा देखो यार, अब ये वाली जो बात है ना, ये पुरानी बात है, मैं पुरानी बात भी बता ही दे रही हूं, बट इंपॉर्टेंट नहीं है। अब ये पुरानी बात, अरे यार यहां काहे नहीं चलता है, पुरानी बात कह रहे हैं मैम, गंदी बात नहीं है, पुरानी बात जिसका आज की डेट में कोई उपयोग नहीं है। ठीक है, वो भी सुन लीजिए, अलग कलर के पेन से लिख के दे रही हूं। इन्होंने कहा 2013 में जब भी ये एक्ट आया था, राइट, जब से ये सेक्शन आया, ये एप्लीकेबल हुआ सेक्शन, हमने कहा जो एग्जिस्टिंग कंपनीज होंगी, कौन सी कंपनीज होंगी, एग्जिस्टिंग का मतलब क्या हुआ, जो उस समय जब 2013 एक्ट आया तब मौजूद थी वो कंपनीज कहीं ना कहीं, और वो कह रही थी हाँ जी हम तो नहीं फॉलो कर रहा है फाइनेंशियल ईयर। हमने कहा भाई साहब ठहर जाओ, तुम एग्जिस्टिंग को कह रहे हैं, हाँ एकदम दादाजी आ गए जब भी मिट के,
पहली नजर में हम पहचान लेते हैं कि अब आप नया, हमने कि यार चुप दादाजी, हमने कि सुनो आपको ये नया फाइनेंशियल ईयर फॉलो करना पड़ेगा। आप एकदम चिढ़ गए दादाजी, क्या ये कोई तरीका है, हमसे पूछा भी नहीं है, हमें कोई टाइम तो दिया जाता। हमने कहा ठीक है टाइम दे देते हैं, वी आर गोइंग टू गिव यू एग्जैक्टली एग्जिस्टिंग कंपनी को 2 years, और अगर कल की क्लास तुमने मेरे संग सुनी है तभी ये बात का जवाब दे पाओगे। 2 years फ्रॉम द, क्या रिमेम 2013, नहीं 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 नहीं, फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ द एक्ट। हमने कहा जब से भी एक्ट लगा है, हमें क्या पता है कौन सी तारीख को लगा है, उससे 2 साल दिए जाएंगे फॉर ट्रांजिशन पीरियड। ट्रांजिशन का मतलब समझते हैं? ट्रांजिशन का मतलब हुआ अपने आप को परिवर्तन करने का टाइम पीरियड। ट्रांजिशन पीरियड मिलेगा, 2 साल का ट्रांजिशन पीरियड मिलेगा। हमने कहा एग्जिस्टिंग कंपनी को, और मैम अब ये बात पुरानी क्यों हो गई, क्योंकि अब तो तुम 2025 में आके खड़े हो गए हो मेरे बच्चों, अभी तक कोई 2 साल तो ही ना चल रहे होंगे, कब के बीत गए वो 2 साल। तो अब ये सिर्फ कहने सुनने की बातें रह गई हैं, जैसे पुरानी दीवारों को छू के आप महसूस करते हो, कह रहे हमारे परदादा जी इसमें हमारे साथ पुराने पिश्तैनी हमारे राजा महाराजा रहा करते थे। अब ये कहने की बातें हैं, इन बातों का कोई लॉजिक नहीं है। तो 3 बातों की अगर आप मुझसे बात करो, 1 अप्रैल से 31 मार्च जो बनाया जाए दैट इज फाइनेंशियल ईयर। अब हर कंपनी के लिए मैंडेटरी हो गया, एवरी कंपनी हैज टू फॉलो द अकाउंटिंग पीरियड एज फाइनेंशियल ईयर। दे विल क्लोज द बुक्स ऑन 31 मार्च एंड ओपन द बुक्स ऑन 1 अप्रैल। हमने एग्जिस्टिंग कंपनीज को, पुरानी बात है बट दी हुई है, एग्जिस्टिंग कंपनीज को हमने टाइम पीरियड दिया था 2 years का ट्रांजिशन पीरियड के रूप में फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ द एक्ट, कि भैया आप भी फाइनेंशियल ईयर फॉलो करने लगो। पहले 100-200 साल से आप जो भी फॉलो करते थे, अब हमें फर्क नहीं पड़ता, एवरीबडी हैज टू फॉलो द यूनिफॉर्म फाइनेंशियल ईयर। ये बात समझ में आ गई? आपने कहा समझ में आ गई, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। अब 4th बात सुनते हैं। अब जो ये बातें आ रही है ना, ये यूनिक बातें हैं। आपने कहा मैम बताओ 4th बात किसके लिए है? 4th बात आई फॉरेन कंपनी के लिए, और ये अभी भी एप्लीकेबल है। ये कोई, अब ऐसा मत सोचना कि अब ये कोई पुरानी बात है, ये नई बात है। हमने कहा अगर आप फॉरेन कंपनी हो, ठीक है, पहले तो बात समझ लेते हैं फॉरेन कंपनी कौन है। कह रहे हैं मैम अ कंपनी which has been incorporated outside India but they have a place of business in India. Yes, they do have a place of business in India but they are actually incorporated outside India. अब आप बात समझिएगा ये कैसे काम कैसे होता है फॉरेन कंपनी। एक फॉरेन कंपनी जो बाहर एस्टैब्लिश्ड है, ठीक है, एंड इंडिया आके बिजनेस करना स्टार्ट करती है, दैट मीन्स इट्स समवेयर लाइक उसकी जो होल्डिंग है वो फॉरेन में है। लेट्स से वो एक कंट्री से आई, ये रहा हमारा इंडिया, ठीक है। कह रहे हैं मैम आपके डायग्राम देख के तो हम समझ गए हैं गाजर मूलियां आप बना लेते हो बस, ठीक है, थोड़ा देश गुजरात हमारा अंदर धसक गया, अरे यार सब मिट गया। देखिए कह रहे हैं मैम ऐसा डायग्राम, ठीक है, मैं ऐसे टीचरों से पढ़ी हूं बेटा जो एक बार में एकदम परफेक्ट इंडिया का डायग्राम बना देते हैं, और ये रहे स्टूडेंट हमारे, ठीक है, तुम तो और बनाओ पता नहीं क्या बनाओगे, ठीक है, खैर छोड़ो, ये है इंडिया। अब आप एक बात समझिएगा, यूएसए का तो नक्शा मैं बना ही नहीं पाऊंगी, ये रहा यूएसए, ठीक है, ये रखे रहे मैम यूएसए सॉरी यूएसए हमारा है, ठीक, वहां से एक कंपनी आई, एक कंपनी है, लेट्स से यहां पे वो एक कंपनी है एबीसी लिमिटेड, ठीक, इनकॉर्पोरेटेड यूएसए में है, और उसने अपनी एक ब्रांच नुमा, आप समझ लीजिए, ठीक है, ब्रांच समझ लीजिए, इसको और बड़ा कर देते हैं, ठीक, आप इसे ब्रांच समझ लीजिए, आप इसे सब्सिडरी समझ लीजिए इसकी, इंडिया में आके लेट्स से यहां मुंबई में आके बिजनेस करने लगे, ठीक। अब दिक्कत क्या है, जब आप सब्सिडरी हो किसी की तो मालिक की बात सुननी पड़ती है, करेक्ट है, कह रहे हैं मैं हमारे संग भी ऐसा ही है, घर वालों की बात सुननी पड़ती है, पीछे से मम्मी देख रही है फ्लाइंग चप्पल रिसीव्ड, ठीक। यूएसए में फॉलो होता है लेट्स से पीरियड, जो फॉलो होता है वो फॉलो होता है जनवरी टू दिसंबर, वो नहीं फॉलो करते फाइनेंशियल ईयर, वो कह रहे हैं हम तो जनवरी टू दिसंबर फॉलो करेंगे। और मैं आपको बताऊं ऐसा कुछ वो नहीं है, ये लोग और भी चीजें फॉलो करते हैं। आई हैव वर्कड विद ईवाई एंड उनकी कुछ कंपनीज, कुछ एरियाज थे यूएस में, नॉट कंपनी सॉरी, कुछ एरियाज थे यूएसए में, तो दे यूज्ड टू प्रिपेयर देयर बुक्स फ्रॉम अक्टूबर टू सितंबर, सितंबर क्लोजिंग मतलब,
So that's how it is. You cannot do anything about it. तो ऐसा होता है. तो खैर यूएसए में तो इतना बड़ा है ना, यूएसए में वहां फॉलो हो रहा है जनवरी टू दिसंबर. अब ये जो इसकी सब्सिडरी है भाई ये परेशान. इंडिया में तो हर जगह फॉलो हो रहा है फाइनेंशियल ईयर. आपने अभी अभी कहा एवरी कंपनी शैल फॉलो फाइनेंशियल ईयर, सबको अकाउंट्स फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से बनाने पड़ेंगे जी. फॉरेन वाले घूम रहे हैं, कह रहे हैं हाँ फिरंगी क्या फाइनेंशियल ईयर, चल 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 एकदम चलो जल्दी फाइनेंशियल ईयर. भाई अंग्रेज डर गया. माय डियर आई डोंट नो हाउ टू फॉलो दिस फाइनेंशियल ईयर. माय कंपनी बैक देयर वी फॉलो कैलेंडर ईयर. योर फाइनेंशियल ईयर प्रॉब्लम. अब इंडिया पहले तो चौड़े में इंडिया कह रहा है कि भाई साहब हम नहीं सुनेंगे, किसी के देश में नहीं है दम. तुम समझ गए हो. जो हमसे अब करें मुकाबला हमारी चलेगी. भाई साहब यूएस वाले क्या करेंगे, फॉरेन वाले क्या करेंगे, वो थोड़े बेचारे डरपोक नेचर के वैसे ही हैं. वो कह रहे हैं हमें तुम्हारे से बात ही नहीं करनी है. वो तो अपना बोरिया बिस्तर पैक करके चल पड़े. कह रहे हैं जा रहे हैं हम तो जा रहे हैं. अच्छा चलता हूं दुआओं में याद रखना मेरे जिक्र का. जा रहे हैं सब, जा रहे फॉरेन वाले सब जा रहे हैं, सारे के सारे. वॉलमार्ट जा रहा है निकल के, केएफसी जा रहा है, मैकडी जा रहे हैं. खाली हो गए. आप बर्गर खा रहे थे मैकडी का, एकदम से मैकडी चला गया. इमेजिन भाई साहब दिस विल बी वेरी डिफिकल्ट. इंडिया को फॉरेन से बिजनेस चाहिए. ये वो टेक्नोलॉजी और ऐसी कैपिटल लेके आते हैं इंडिया में बिजनेसेस ग्रो होते हैं. हमने कहा अरे फॉरेन कंपनी सुनो ना, इधर आओ. फॉरेन कंपनी को हमने कहा डायरेक्ट लिख दिया सेक्शन 241 में 241 में, प्लीज फॉलो एनी ईयर एनी अदर अकाउंटिंग ईयर जैसा आपकी होल्डिंग फॉलो करवाती हो शायद, आफ्टर टेकिंग परमिशन. ये तो मैंने लैंग्वेज बहुत सिंपल कर दी है आपके लिए. आफ्टर टेकिंग परमिशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट. और इसमें भी एक बात बता दो, इन्होंने कहा कह रहे मैम सबका मालिक एक. एग्जैक्टली सेंट्रल गवर्नमेंट आ गया, कह रहे हैं फॉरेन कंपनी तू ये फॉलो कर ले, बस एक रिक्वेस्ट, एक कंप्लेंट, एक एप्लीकेशन डाल दीजिएगा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में कि भाई साहब कुछ और फॉलो कर रहे हैं, आप देख लो क्या करना है. और नॉर्मली सेंट्रल गवर्नमेंट सबको ही अलाउ कर देती है. इसमें एक जो बात है, ओरिजिनली पहले सेंट्रल गवर्नमेंट अमेंडमेंट से पहले की बात है, ट्रिब्यूनल पे ये बात जाया करती थी. अब आप डायरेक्टली चाहो तो सेंट्रल गवर्नमेंट लिख सकते हो, ट्रिब्यूनल लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है. 2019 में अमेंडमेंट्स आई हैं, तो 2019 तक के केसेस ट्रिब्यूनल पे थे, उसके बाद के अब सारे केसेस सेंट्रल गवर्नमेंट पे हैं. सो दैट्स नॉट अ वरी समथिंग. एक्चुअली ये कुछ नहीं होता है, मैं आपको हल्का सा बताऊं, डरना कुछ मत, ऐसे आगे भी आते रहेंगे. पावर्स डेलीगेट कर देती है सेंट्रल गवर्नमेंट, कई बार पावर्स वापस ले लेती है. तो वैसा ही टाइप का चीज है कि डेलीगेट किया था, ट्रिब्यूनल वाज ऑलरेडी ओवरलोडेड विद द केसेस, तो ये वाली पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ही है. तो ये आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है. सेंट्रल गवर्नमेंट बोल दो, ट्रिब्यूनल बोल दो, वैसे कायदे से अब वर्ड सेंट्रल गवर्नमेंट है. ठीक है. तो हमने फॉरेन कंपनी से कही कि भाई तुम्हें जहां जाना है, जो साल फॉलो करना है कर लो, हम कुछ नहीं कह रहे, जाके सेंट्रल गवर्नमेंट को एक बार बता देना, परमिशन ले लेना, बात खत्म कर दी. तो बेसिकली आप अगर चौथा पॉइंट देखो तो चौथा पॉइंट आया है फॉरेन कंपनी. टोटल अभी हमने 4 पॉइंट पढ़े. पहला हमने कहा भाई साहब हर कंपनी को कहीं ना कहीं 1 अप्रैल से 31 मार्च का ईयर एज अ फाइनेंशियल ईयर, एज एन अकाउंटिंग ईयर फॉलो करना मैंडेटरी हो गया है आफ्टर 2039, राइट. सेकेंड वी सेड कि भाई साहब अब इट्स फॉर एवरीबॉडी, राइट. थर्ड फिर हमने कहा अब हम 3 टाइप की कंपनीज की बात करेंगे. एग्जिस्टिंग की करा दी, फॉरेन की करा दी. फिफ्थ बताती हूँ. एग्जिस्टिंग कंपनी के लिए हमने कहा भाई यार आपको ना, ये पुराना बात है, हमने कहा हम आपको 2 साल का टाइम पीरियड दे रहे हैं फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ द एक्ट. दैट मीन्स आई सेड कि जब से ये एक्ट आया है 2 साल का टाइम ले लो. 2 years फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ द एक्ट, दैट पीरियड हैज गॉन नाउ. एवरी कंपनी इन इंडिया इज फॉलोइंग अ फाइनेंशियल ईयर. देन वी सेड फॉर द फॉरेन कंपनीज, और मैंने आपको साथ में लॉजिक भी समझाया फॉरेन कंपनी का. भाई कंपनी क्या है, इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बिजनेस ला रही है, और अगर हमने इसको फोर्स किया फाइनेंशियल ईयर फॉलो करने के लिए, तो एक तो इसके लिए टेक्निकलिटी दिक्कत आएगी, बिकॉज इसका बाप जो है, होल्डिंग कंपनी जो इसकी फॉरेन में बैठी हुई है, वो कुछ और फॉलो करती होगी अपने देश के हिसाब से. तो इसके लिए परेशानी मत बढ़ाओ, दूसरा अपने लिए भी मत बढ़ाओ, क्योंकि ये चली जाएगी.
लॉजिक आपको समझाने का जरूरत नहीं है, बट आप ये ध्यान रखिएगा दैट द फॉरेन कंपनी which is incorporated outside India but they have a place of business in India can follow any other accounting year after taking the permission of central government, right? और नॉर्मली उसमें यही बात आती है कि जो आपकी होल्डिंग फॉलो कर रही है फिर वो करना, ऐसा नहीं कि तीसरे ही निकल गए, होल्डिंग आप कुछ और फॉलो कर रही है, इंडिया में कुछ और चलता है और आप अपना जहां पना कुछ और झंडा लेके चल रहे हो, तो ये काम नहीं करना है, ठीक है। लास्ट बात पे चलते हैं और लास्ट बात में आ चुका है टेन 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 न्यूमेरिकल। वाओ मैम, न्यूमेरिकल कर लेते हैं, आ जाइए। ये आपको बहुत आसानी से आधे मिनट में समझ में आ जाएगा अगर आपने कहीं ना कहीं एलएलपी पढ़ा है, और अगर नहीं पढ़ा है तो 1 मिनट में समझ में आ जाएगा। हमने कहा फॉर न्यूली इनकॉर्पोरेटेड कंपनी, यानी जो कंपनी इनकॉर्पोरेट हो रही है आफ्टर कंपनीज एक्ट 2013 हैज बिकम एप्लीकेबल, ठीक। जो कंपनी हाल फिलहाल में इनकॉर्पोरेट होगी, ओनली फॉर द, पहले तो ये बात कसम खा लीजिएगा, ओनली फॉर द फर्स्ट ईयर बात हो रही है। किसके लिए बात हो रही है? सिर्फ और सिर्फ ओनली फॉर द फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर ओनली। सेकेंड ईयर ऑनवर्ड्स तो नॉर्मल 1 अप्रैल टू 31 मार्च, 1 अप्रैल टू 31 मार्च, 1 अप्रैल टू 31 मार्च फॉलो किया जाएगा। न्यूली इनकॉर्पोरेटेड कंपनीज के लिए हमने कहा भाई साहब, हमने सिंपल बात कही, और देखो सुनो, जैसी भी लैंग्वेज लिखी हो आप मेरे संग सुनना, ठीक है, आप मेरे संग रहना। आपने कहा मैम ठीक है बताओ। हमने कहा कि यार अगर आपकी कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है, आपने कहा हाँ कब मैम? ऑन और आफ्टर 1 जनवरी। अगर आपकी कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई किसी साल में, ठीक है, जैसे अपने जनवरी में ही खड़े हैं, कह रहे मैम वाह भाई वाह, ये तो ऊपर वाले ने मिला दी है। भाई साहब आप देखिए ये क्लास सुन रहे हो और जनवरी चल रहा है, आपकी कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है, अभी एग्जाम्पल कैसे करेंगे, ऑन और आफ्टर 1 जनवरी। कह रहे मैम यानी पूरे साल में कभी भी इनकॉर्पोरेट हुई है? अबे नहीं यार, आई मीन टू से, ये मैं अलग कलर के पेन से लिख रही हूं, आप इसे नोट्स के रूप में ही समझिएगा, इसको कहीं लिख मत आइएगा एग्जाम में, ठीक है। अगर आपकी कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है आखिरी क्वार्टर में, कह रहे हैं आखिरी क्वार्टर में तो मैम बहुत नशे हो गए होंगे, अरे यार आखिरी क्वार्टर का मतलब हुआ साल का आखिरी क्वार्टर, 1 जनवरी टू 31। देखिएगा आपकी कंपनी कब इनकॉर्पोरेट हुई है? 1 जनवरी टू 31 मार्च में इनकॉर्पोरेट हुई है। आखिरी क्वार्टर साल का समझ रहे हैं ना, फाइनेंशियल ईयर का, उस क्वार्टर में इनकॉर्पोरेट हुई है। कह रहे हैं 28 फरवरी हाँ, 2 मार्च हाँ, 6 मार्च हाँ, 30 मार्च हाँ, 2 जनवरी हाँ, 29 जनवरी हाँ। कह रहे हैं मैम समझ गए, जनवरी से मार्च के क्वार्टर में हुई है। आप बात समझिएगा, अगर आप बिल्कुल लास्ट क्वार्टर में प्रकट हुए हो, आपके पास एक्चुअली टेक्निकली स्पीकिंग इनकॉर्पोरेशन के बाद कोई बहुत समय मिला नहीं, रहा नहीं कुछ बढ़िया करने का, करेक्ट है, देयर हैज बीन नथिंग मच टू डू, राइट, कुछ है ही नहीं, आप क्या कर लोगे आप मुझे बताओ। कह रहे हैं हाँ मैम, तो एक बार बताना आपको क्यों परेशान करें फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनवा के। कह रहे हैं हाँ मैम सही कह रही हो, बिल्कुल सही कह रही हो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट मत बनवाओ मैम, मत बनवाओ, है ना। 30 मार्च को बने हो, इमेजिन 30 मार्च को इनकॉर्पोरेट हुए, 31 मार्च को आके खड़े हो गए, कह रहे हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाओ, कह रहे हैं कल ही तो कंपनी खुली है, कह रहे हैं फाइनेंशियल ईयर क्लोज करो। ये तो बड़ी अजीब बात हो गई। हमने कहा आपके लिए बेनिफिट है, आपके लिए एग्जेम्पशन है, जाओ एंजॉय करो। हमने आपसे फर्स्ट ईयर में, सिर्फ फर्स्ट ईयर में ध्यान रखिएगा, हमने कही जी आप एक काम करें, आप अपना फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर, फिर से कौन सा ईयर? फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर क्लोज करिएगा ऑन 31 मार्च ऑफ द फॉलोइंग ईयर, यानी अगले साल। अभी कराती हूं एग्जाम्पल, इस साल के 31 मार्च को बंद ना करके अगले साल के 31 मार्च पे बंद करिएगा। कह रहे मैम नेकी और पूछ पूछ करा दीजिए फटाफट एक एग्जाम्पल। लो जी लो सुनो, मैंने आपसे कहा आज 7 जनवरी 2025 को मेरी कंपनी एबीसी लिमिटेड इनकॉर्पोरेट हुई है।
आपने कहा मैम यानी ये 5th पॉइंट में आती है, न्यूली इनकॉर्पोरेटेड कंपनी है। एग्जैक्टली ठीक। अब सुनिएगा, पहले तो अगर आप अभी अभी फाउंडेशन दे के आए हैं तो आपके संग तो एक भारी दिक्कत है सॉरी नहीं दिक्कत नहीं है, सॉरी, ठीक है, अपने वर्ड्स वापस लेती हूँ। आपके संग दिक्कत क्या है? दिक्कत तो है आपको फाइनेंशियल ईयर ही नहीं समझ में आ रहा होगा। तो जब ऐसे कोई तारीख आ जाए ना, तो पहले तो ये आइडेंटिफाई करिएगा कि करंट फाइनेंशियल ईयर आखिरकार है कौन सा, करंट ईयर कौन सा चल रहा है। कह रहे हैं मैम ये जो ईयर चल रहा है ना, ये अभी पहले तो ये आइडेंटिफाई करिए, अगर ये नहीं कर रहा है तो बहुत बड़ी गलती हो जाएगी। ये स्टार्ट हुआ 1 अप्रैल 24 को, बोलो हाँ या ना, बोलो। कह रहे हैं हाँ मैम बिल्कुल 1 अप्रैल 24 को स्टार्ट हुआ है ये, और ये खत्म होगा ऑन 31 मार्च 25 को। करेक्ट? बोलो हाँ या ना, जल्दी बोलो। ये स्टार्ट हुआ है आपका 1 अप्रैल। जिन बच्चों को समझ में नहीं आया मैं फिर से रिपीट कर दूं, अगर आप किसी साल के जनवरी में खड़े हुए हो, इसका मतलब यह है उसका फाइनेंशियल ईयर अप्रैल में पिछले साल ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका होगा। मैं आपको असेसमेंट ईयर या मैं आपको प्रीवियस ईयर टाइप की बातें नहीं सिखा रही हूं, टैक्स मेरा सब्जेक्ट नहीं है बेटा, परंतु मैं आपको सिर्फ फाइनेंशियल ईयर बता रही हूं। फाइनेंशियल ईयर, करंट फाइनेंशियल ईयर कौन सा दिया हुआ है? आपने कहा मैम करंट फाइनेंशियल ईयर हमारा कहीं ना कहीं दिया हुआ है इस टाइम पे, हमारा जो बात है 1 अप्रैल 24 से 31 मार्च 25, राइट? ये करंट फाइनेंशियल ईयर है। बोले तो अगर मैं इसे कह दूं, कहना इसे ये 24-25 है, बोलो हाँ या ना, ठीक है? 24-25 है, आपने कहा मैम 24-25 है। यानी अगर आप कह रहे हो इस साल के 31 मार्च 25 को बंद नहीं करेंगे, क्योंकि आपकी कंपनी आखिरी क्वार्टर में खुली है, आपको अगर क्वार्टर दिख जाए जनवरी, फरवरी या मार्च की कोई तारीख, आप समझ जाना हम आखिरी क्वार्टर पे, ठीक है? अगर आखिरी क्वार्टर पे कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है तो अगले साल नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में चले जाइएगा, दैट इज अगला साल हो जाएगा आपका 25-26। 25-26 हो गया आपका अगला साल, और आप अपना फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर, फर्स्ट ईयर जो क्लोज करोगे वो बनाओगे 7 जनवरी 25 से 31 मार्च 25 तक नहीं, 26 तक। ये बात बोली, और इसका कारण मैंने आपको समझाया। भैया लास्ट क्वार्टर में कंपनी इनकॉर्पोरेट हो रही है, लास्ट क्वार्टर में इनकॉर्पोरेट हुई, हमारे पास एक पूरा क्वार्टर नहीं है बनाने के लिए, कहीं ना कहीं कह रहे हैं बिना क्वार्टर के तो वैसे भी नहीं बन पाएगी। एग्जैक्टली, ठीक है। सो हमने कहा आप एक काम करो, आप फर्स्ट ईयर के लिए बेनिफिट ले लो। देखो अगले साल से कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा, इस साल हम आपको ये बेनिफिट दिए दे रहे हैं कि आप प्लीज जाओ, चिल करो कहीं ना कहीं, एंड आराम से इस साल 31 मार्च, जो आने वाला 31 मार्च है, उस पर ना क्लोज करके नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में बंद कर लीजिएगा। ठीक है, अपने को समझ में आया? एक आध और एग्जाम्पल्स करें? कह रहे मैम बिल्कुल करवाइए, बिल्कुल करवाइए। सपोज करिए आपकी ये एग्जाम्पल 1 हो गया, ठीक ठीक है। अगला एग्जाम्पल लेते हैं। हमने कहा आपका कंपनी इनकॉर्पोरेट हुआ है ऑन 30 मार्च 2025। आपकी कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है 30 मार्च 25। आपने कहा मैम ठीक है, 30 मार्च 25 को इनकॉर्पोरेट हुई है, तो इसका मतलब साल, पहले तो साल पहचानो, साल पहचानो। अगर आप 25 मार्च पे खड़े हुए हो, यानी ये साल पिछले साल अप्रैल में स्टार्ट हुआ होगा, बोलो हाँ या ना। आपने कहा हाँ मैम, ये साल चल रहा है 24-25, करेक्ट? बोलो हाँ या ना। 1 अप्रैल 24 से 31 मार्च 25, दिमाग में ना कैलेंडर ओपन करके रखना, 31 मार्च 25 से पहले का ही तो डेट है 30 मार्च, तो यानी ये 24-25 साल में, 24-25 जो फाइनेंशियल ईयर है उसमें इनकॉर्पोरेट हुई, राइट? हमने कहा जो कंपनी अभी अभी हमने करा, जो लास्ट क्वार्टर में आपको पता है ऑन और आफ्टर 1 जनवरी इनकॉर्पोरेट हुई है, भाई साहब आप अपने आप को ले जाना फॉलोइंग ईयर में, अगले साल में ले जाना, एंड फॉलोइंग ईयर में आप अपने को क्लोज करोगे। जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। 31 मार्च 2026 को क्लोजर हो जाएगा। यानी अभी जिसको समझ में आया है, ठीक है? अच्छा ठीक है, एक सेकंड, 2 सवाल बाद में पूछती हूँ, एक्साइटमेंट में ज्यादा आ गई मैं, पहले ये करा दूं ऑन दी अदर हैंड, ठीक? ये बात तो आपको समझ में आ गई है ऑन और आफ्टर 1 जनवरी वाली, ये एग्जैक्टली जो आपको एग्जाम में लिखना है।
बट मैं आपको समझाने के लिए एक्स्ट्रा दूसरा वाला बात भी बताना चाहती हूं। आपने कहा मैम बताओ, बिल्कुल बताओ, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। सुनिएगा, इट सेज ऑन द अदर हैंड, ये मैं अलग पेन से बना रही हूं ताकि आपको ये बात समझ में आए। दिस इज अ डिफरेंट कॉन्सेप्ट, आई एम जस्ट टेलिंग इट इन एन एक्सप्लेनेशन। अगर आपकी कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई, ठीक है, ऑन और बिफोर 31 दिसंबर, करिएगा, कब इनकॉर्पोरेट हुई है? ऑन और बिफोर 31 दिसंबर, ठीक है। आपने कहा मैम ठीक है 31 दिसंबर से पहले। देखो यार, इसको भी अलग पेन से लिखते हैं। ये इसका मतलब हुआ ये इनकॉर्पोरेट हुई है बिटवीन 1 अप्रैल टू 31 दिसंबर। देखो साल पूरा कवर हो गया, आप चेक कर लो। पहले 9 महीने 1 अप्रैल टू 31 दिसंबर हम अलग कैटेगरी में ले गए। दूसरे आखिरी जो क्वार्टर में इनकॉर्पोरेट हुई है हमने उसकी कैटेगरी बदल दी। साल तो यही हुआ, 12 महीनों में कहीं इनकॉर्पोरेट हुआ होगा। हमने कहा भाई साहब आपके संग तो हमें ज्यादा कुछ छेड़छाड़ी करनी नहीं है, क्लोज इन द सेम फाइनेंशियल ईयर 31 मार्च। ये मैंने एक्स्ट्रा बताया है क्योंकि उन्होंने जब ये लाइन बोल दी थी ये तो समझ में आ ही गया था ऑलरेडी कि ये इतनी बात से काम चल जाएगा। यानी ये तो ऑब्वियस हो गया, अगर आप पहले 9 महीने में इनकॉर्पोरेट हुए हो तो हमने कहा भाई साहब कोई फर्क नहीं पड़ता अगर आप 31 दिसंबर को भी इनकॉर्पोरेट हुए हो, क्योंकि आप पे पूरा पूरा एक क्वार्टर है। यू हैव 1 क्वार्टर इन योर हैंड, प्रिपेयर योर बुक्स। हम आपको कोई एग्जेम्पशन नहीं देंगे, आप उसी साल छोटा ईयर बना के अपना क्लोज कर देना। आपने कहा मैम छोटे छोटे एग्जाम्पल इधर का भी सुन लेते हैं। लो जी लो, एग्जाम्पल आ गया है आपके लिए। आओ 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 एग्जाम्पल लेके आओ। कह रहे मैम बताओ, हमने आपसे कही एक कंपनी है जो इनकॉर्पोरेट हो रही है ऑन फर्स्ट एग्जाम्पल 9 सितंबर 2024 को। आपने कहा मैम ठीक है, आप मुझे बताना करंट फाइनेंशियल ईयर कौन सा चल रहा है। आपने कहा मैम करंट फाइनेंशियल ईयर तो साफ दिख रहा है 1 अप्रैल से 24, 31 मार्च 25, 24-25 चल रहा है, सितंबर तो बीचों बीच आ गया, करेक्ट है। हमने कहा ये साल चल रहा है 24-25, ठीक। मुझे आपसे दूसरा सवाल, क्या ये आखिरी क्वार्टर में इनकॉर्पोरेट हुई है? आखिरी क्वार्टर में 3 महीने दिखते हैं, जनवरी फरवरी मार्च। क्या ये आखिरी क्वार्टर में आई है? आपने कहा नहीं मैम आखिरी क्वार्टर में नहीं है, ये तो पहले के 3 क्वार्टर में है। हमने कहा ये तो इसी साल क्लोज करेगी अपने को। आने वाला 31 मार्च इसके लिए है, यानी ये जो अपनी बुक्स बनाएगी फॉर द फर्स्ट ईयर, ओनली फॉर द फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर से तो नॉर्मल बनना है। हमने कहा भाई साहब आप बनाओगे फ्रॉम फर्स्ट ईयर, सो ओ माय गॉड आई एम सो सॉरी 9 सितंबर 2024 से 31 मार्च 2025 तक ये फर्स्ट ईयर बनेगा, क्योंकि आपका आने वाला साल 31 मार्च को खत्म हो रहा है। कह रहे हैं हाँ मैम बिल्कुल खत्म हो रहा है। जब 31 मार्च को ये साल खत्म हो रहा है दैट मीन्स आपको आने वाले 31 मार्च में इसको क्लोज कर देना है, फिर इंतजार मत करना। कह रहे मैम हमसे गलती है गई, बताओ क्या गलती है गई? हमने अपनी कंपनी इनकॉर्पोरेट 31 दिसंबर 2024 को कर दी है। कह रहे मैम हाँ आप बताओगी कब बंद होगी? आओ मेरे संग जवाब दो। 31 दिसंबर 1 जनवरी इज द ब्रेक इवन पॉइंट। 31 दिसंबर तक ये साल, 1 जनवरी से अगला साल। 31 दिसंबर 2024 को जब पूरी दुनिया न्यू ईयर बना रही थी, आप अपने ही गम में डूबे हुए थे। कम किस बात का था? साल चल रहा है, जल्दी बताओ, साल चल रहा है 24-25। देखो 31 दिसंबर 2024 ना 1 अप्रैल 24 से स्टार्ट हुआ, 2025 मार्च में खत्म होगा, करेक्ट। दिसंबर बीच में आया, करेक्ट, यानी 24-25 चल रहा था जब इनकॉर्पोरेट हुई कंपनी। क्या ये 1 जनवरी या उसके बाद हुई है या उसके पहले हुई है? मैंने कहा मैम पहले हुई है, 1 दिन पहले हुई है, बट पहले हुई है, एग्जैक्टली। क्या ये इस कैटेगरी में आई, इस वाले में, या ये इस कैटेगरी में आई? आपने कहा मैम इस कैटेगरी में आई,
करेक्ट, यानी आपको क्लोज करना पड़ेगा इन द सेम फाइनेंशियल ईयर, दैट इज कंपनी का फर्स्ट ईयर का अकाउंट्स बनेगा फ्रॉम 31 दिसंबर 24 टू 31 मार्च 25, राइट। कह रहे मैम एक दिन में फर्क पड़ गया, एग्जैक्टली तो ये इनको बनाना पड़ेगा। अब आप देखो यहीं अगर ये हो जाता, मान लीजिए 1 जनवरी, अगर ये होता 1 जनवरी 2025, ठीक, ये चला जाता ऑन 1 जनवरी 25 से लेके 31 मार्च 2026, एक दिन के फर्क में आप देखिए कितना फर्क आ गया। ये देखिए इधर आया 31 दिसंबर, राइट, और इधर देखिए ये आ गया 1 जनवरी 25 से 31 मार्च 26, राइट। अब पूछूंगी दो सवाल, पूछूं जिसको मैं, हाँ, और एक इंपॉर्टेंट बात, कई बच्चे रिवर्स में चले जाते हैं, कह रहे हैं 31 दिसंबर 24 को बनिया, एकदम एक्साइटमेंट में कह रहे हैं मैम 31 मार्च 24 को बंद हो जाएगी। अबे यार मार्च 24 बीत गया है, अगला मार्च 25 आएगा, क्लोज करनी है आगे, पास्ट में जाके क्लोज कराओगे क्या, पास्ट ईयर में चले जाओगे? डोंट डू दैट मिस्टेक, रीड द क्वेश्चन वेरी केयरफुली, ठीक है। आई हैव अ क्वेश्चन, जिसने ये बात समझ ली पूरी, ठीक है, दिस एंटायर थिंग, जिसको भी ये पूरा का पूरा डायग्राम आप देखो समझ में आ गया, राइट, कैन आंसर मी 2 क्वेश्चन, ठीक। एक्स्ट्रा पूछ रही हूं टू फिगर आउट आपको समझा कि नहीं समझा, है ना। व्हाट shall be the biggest figure, what shall be the biggest period you can say, and what shall be the smallest period of the first financial year, सबसे छोटा कौन सा होगा और सबसे बड़ा कितना होगा, कितना बड़ा होगा, विथ रीजंस बताइएगा। सोचिए सोचिए, अगर ये रूल लगाएं हम तो स्मॉलेस्ट पीरियड कितने का आएगा और बिगेस्ट पीरियड कितने का आएगा, बताइए सोच के। हाँ जी, कह रहे हैं मैम स्मॉलेस्ट पीरियड आएगा 3 मंथ्स का, एग्जैक्टली, एंड बिगेस्ट पीरियड आएगा 15 मंथ्स का। पूछो कैसे? कह रहे हैं मैम आपने अभी अभी तो ऊपर एग्जाम्पल कराया, अगर आप ध्यान से देखो तो ये स्मॉलेस्ट पीरियड बनेगा। अगर कंपनी इनकॉर्पोरेट हो गई 31 दिसंबर को तो उसको उसी साल क्लोज करना पड़ेगा, यानी 3 महीने के रिकॉर्ड्स बनेंगे। एंड अगर आप बिगेस्ट पीरियड का बात करो तो 15 महीने का हो जाएगा। एक दिन के फर्क में 1 जनवरी को अगर इनकॉर्पोरेट हुआ तो 15 महीने जाएंगे, 12 इस साल के और 12 अगले साल के और 3 इस साल के, टोटल 15 महीने हो गए। दिस इफ यू अंडरस्टूड, एक दिन का फर्क, अगर 31 दिसंबर को इनकॉर्पोरेट हुई है दैट मीन्स 3 महीने के रिकॉर्ड्स बनेंगे, फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर बनेगा, दैट विल बी 3 मंथ्स लाइक दिस। और अगर 1 जनवरी को हुआ तो 1 जनवरी तो अगले साल बंद होगी, तो 3 महीने पूरे जनवरी, पूरे फरवरी, पूरे मार्च, इसके बाद का कोई भी तारीख लोगे वो छोटा ही पीरियड बनेगा ना 1 जनवरी के बाद का, और 12 महीने अगले साल के। तो ये एक्स्ट्रा बात बता रही हूं, दिस इज माय टिप फॉर द डे। आपको मैंने कॉन्सेप्ट अंदर तक घुसा के करवा दिया है, करेक्ट है? बोलो हाँ या ना, सॉर्टेड। अब थोड़ा सा और प्रैक्टिस कराएगी मैं ये देखना चाहती है कि तुमको समझा कि नहीं समझा। कह रहे मैम समझा, हमको बिल्कुल समझा। ओके, तो फिर इन सवालों का, मेरे सवालों का जवाब दो ना। कह रहे मैम आप कभी क्या सिंगर बनना चाहती थी? सच बताऊं, कभी नहीं बनना चाहती थी। आओ करें, कुछ एग्जाम्पल्स करते हैं, आ जाओ। फर्स्ट, ये है इनकॉर्पोरेशन की डेट, इनकॉर्पोरेशन डेट, ठीक है? फटाफट मेरे संग बनाते जाइएगा, ठीक है? टाइम नहीं अपने पे वेस्ट करो। ये लीजिए इनकॉर्पोरेशन डेट। नेक्स्ट, हमारा करंट फाइनेंशियल ईयर कौन सा चल रहा है, ठीक? थर्ड, फर्स्ट ईयर का क्लोजिंग बताएंगे, क्लोजिंग डेट फॉर फर्स्ट फाइनेंशियल। सिर्फ फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर का ही बताना है, अगले सालों का तो पता ही होगा, ठीक है?
पहला साल है आपके लिए, मैंने आपको दे दिया, ये लीजिए, फटाफट लिख देती हूँ, 5 अप्रैल 2024। दूसरा 31 जुलाई 2025, ठीक है, ये इनकॉर्पोरेशन डेट है, फ्यूचर का भी सिखा रही हूँ। 30 सितंबर 2025, ध्यान से जवाब दीजिएगा, साल बदल रहे हैं, ठीक है। 1 नवंबर 2022, 31 दिसंबर 2021, 3 फरवरी 2024, 3 अक्टूबर 2024, 1 मार्च 2025, 31 मार्च 2024, इसे 25 ही कर 2025, और 1 अप्रैल 2001 सितंबर 2011, ठीक है। ये लीजिए, ये रहे आपके क्वेश्चंस करने के लिए, फटाफट से करना स्टार्ट करेंगे। ये लीजिए, सुंदरताकरण भी हो गया, ठीक है। आइए मेरे संग संग जवाब देंगे। देखिए मुझसे पहले ऑलरेडी कौन निकल गए, देखो फाइनेंशियल ईयर में इसलिए बनवाई दे रही हूं क्योंकि मुझे लगता है इससे आप सही आंसर कर पाओगे। डायरेक्टली आंसर पे जंप करना बहुत मुश्किल काम हो सकता है। आप एक बार चाहो तो ये लिस्ट कॉपी भी कर लो, ठीक है। ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, अपन जो कॉपी में करा करेंगे, ठीक, इसका बुक से कोई लेना देना नहीं है। कह रहे मैम ये काम आएगा एग्जाम में, बहुत ज्यादा आगे के चैप्टर्स में आता है ये, कह रहे हैं अच्छा, ठीक है। ये लो, कह रहे मैम ये लास्ट में क्या लिखा है, 1 सितंबर 2011, लो भाई लो, बड़ा बड़ा लिख देती हूँ, आउच। कह रहे मैम गाली मत दिया करो हमें, आप एकदम हिल जाती हो, ठीक है। अब ये देखो, आपने कहा मैम कंपनी, आराम से करते हैं, जल्दबाजी की कोई जरूरत नहीं है। 5 अप्रैल 2024 को अगर कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है, दैट मीन्स जो साल चल रहा है दैट इज 24-25, ठीक। और अगर साल 2024-25 चल रहा है दैट मीन्स कहीं ना कहीं हमारे को कोई दिक्कत नहीं है, अप्रैल में इनकॉर्पोरेट हुई है यानी पहले 9 महीने में इनकॉर्पोरेट हुई है, आखिरी क्वार्टर में नहीं हुई है, तो इसको तो इसी साल अपना क्लोज करना पड़ेगा। इट शैल क्लोज ऑन 31 मार्च 2025, यानी इनका साल बनेगा 5/4/24 से पहला साल 31 मार्च 25 तक का, जिसमें सिर्फ 4-5 दिन ही शुरुआत के कम है, कोई दिक्कत की बात नहीं। दूसरा आते हैं 31 जुलाई 2025 में कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है। मैंने जानबूझ के साल बदले हैं फाइनेंशियल ईयर, ताकि आपका दिमाग अकॉर्डिंगली चल सके। अगर 31 जुलाई 2025 को कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है तो पहले तो आप साल आइडेंटिफाई करिए। साल चल रहा है आपका 1 अप्रैल 25 से 31 मार्च 2026 का। आप देखो ना, मैंने 25 लिखा है बेटा, 25 लिखा है, अभी आने वाला 25, तो वो अप्रैल 25 से स्टार्ट होएगा और 31 मार्च 26 को जाएगा, राइट। तो अगर मैं बात करूं तो ये जो साल चल रहा है वो है 25-26। अगर आप ये आइडेंटिफाई कर ले गए ना तो आपसे फिर गलती भूल चूक होगी ही नहीं, राइट। आपने कहा मैम ये पहले 9 महीने में इनकॉर्पोरेट हुआ है, तो ये तो इसी साल के 26 में क्लोज होगा, दैट इज 31 मार्च 26। अगर देखा जाए तो ये बनाएंगे कहीं ना कहीं 31/7/25 से, यानी जुलाई एंड से लेके 31 मार्च 26 तक का उस साल का जितना भी 7-8 महीने का बन रहा है, राइट। उससे कम का नहीं बन सकता, उससे ज्यादा का भी नहीं बन सकता। अगला 30 सितंबर 2025। आपने कहा ये तो आसान है, साल चल रहा है हमारा 25-26, ये पहले 9 महीनों में आते हैं, इसलिए 31 मार्च 26, 25-26 चल रहा है, 26 में ही बंद हो जाएगा। मैंने जानबूझ के 30 सितंबर डेट दिया बिकॉज एलएलपी के केस में ये कट ऑफ डेट होता है, ठीक है, तो इसलिए मैंने दे दिया था आपको ऐसे ही थोड़ा सा तंग करने के लिए। एलएलपी आज मैं टच नहीं कर रही, वहां पे 6 मंथ्स का होता है, यहाँ पे 9 मंथ्स एंड 3 मंथ्स का है। जिनको आता है ठीक, नहीं आता है लोड मत लीजिएगा, एलएलपी के चैप्टर में डिटेल में कराऊंगी। नेक्स्ट 1 नवंबर 22, क्या 22 इतनी पुरानी बात क्यों पूछ ली,
ऐसे जस्ट टू टेस्ट यू वेदर यू अंडरस्टूड द क्वेश्चन और नॉट। आपने कहा पूछ लो मैम, डर तो ही ना पड़ा है। अगर मैं 1 नवंबर 22 की इनकॉर्पोरेशन की बात करूं, यानी ये साल स्टार्ट हुआ होगा 8 महीने 6 महीने पहले अप्रैल में, 1 अप्रैल 22 से, और ये जा रहा होगा 31 मार्च 23 तक, यानी ये चल रहा है साल 22-23। पहले तो आपको ये आइडेंटिफाई करना जरूरी है वरना कहीं गड़बड़ ना हो जाए, राइट। एंड क्योंकि ये नवंबर में इनकॉर्पोरेटेड है यानी फर्स्ट 9 मंथ्स में, तो समझ में आ ही गया ये क्लोज होगा 31 मार्च 2023 में, क्योंकि नवंबर में इनकॉर्पोरेटेड है, राइट। अगर आपने फाइनेंशियल ईयर सही पकड़ लिया कोई दिक्कत की बात ही नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट 31 दिसंबर 2021। अरे मैम कितनी पुरानी बात, अरे कोविड की बात है, कोई बहुत पुरानी बात नहीं है। साल कौन सा चल रहा है पहले तो ये बताओ, सोच के बताना, देखो गड़बड़ नहीं होना चाहिए, मैं नहीं बता रही। कह रहे हैं शायद चल रहा है 23-24। ऐसा मारेगी ना मैं तेरे को। कह रहे 20-21 चल रहा है, 20-21 कोविड चल रहा है। अबे नहीं यार, 31 दिसंबर 21 को अगर कैलेंडर में आप खड़े हुए हो, थोड़ा सा पीछे जाना, कह रहे 21 चल रहा है, थोड़ा सा आगे जाना, कह रहे 22 चल रहा है, 21-22 चल रहा है यार। आपने कहा अच्छा मैम, अच्छा 21-22 चल रहा है। और 22 को, अगर 22 को क्लोज करे, 22 का ही क्लोज होएगा, 31 दिसंबर, 1 जनवरी से पहले इनकॉर्पोरेट हो गई, आए हाय 1 दिन पहले इनकॉर्पोरेट हो गई जयराम जी की, 31 मार्च 2022 को ये क्लोज कर देंगे। यानी इनका जो पहला साल रहा वो 31 दिसंबर 21 से शॉर्टेस्ट पीरियड वाला 31 मार्च 22 तक रहा। और यही अगर ये 1 जनवरी कर देते तो इनको कहीं ना कहीं 15 महीने मिल जाते, जनवरी फरवरी मार्च, अगले पूरे 12, ये 2023 में बंद करते अगर 1 जनवरी होता तो, ठीक। नेक्स्ट 3 फरवरी 2024। कह रहे मैम आने वाला है, अब एक्चुअल में नहीं आने वाला है, एक्चुअल में 25 चल रहा है। आपने कहा सॉरी हम तो 25 में लैंड ही नहीं कर पा रहे हैं, अभी तक पुराने में चल रहे हैं। नहीं, 3 फरवरी 2024 को अगर इनकॉर्पोरेट हुआ है, मुझे आपका दिमाग चाहिए, दिमाग चाहिए। कह रहे हैं 24-25 चल रहा है, नहीं यार 24-25 में नहीं चल रहा है। 3 फरवरी 24 का आने वाला मार्च बताओ। कह रहे हैं मैम 31 मार्च 24, और 3 फरवरी से पहले जो साल बीता है, कह रहे मैम 2023, वो बताना। साल चल रहा है, ये गड़बड़ ना हो जाए, ये डेंजर है, डेंजरस, ठीक है, डेंजरस बना देते, ये रिस्की हो सकता है आपके लिए, ठीक। ये साल चल रहा है 23-24, ठीक है। ये साल कौन सा चल रहा है? 23-24। अब क्या ये आखिरी क्वार्टर में आता है? कह रहे हैं हाँ मैम ये आखिरी क्वार्टर में आता है, बिल्कुल। दैट मीन्स ये जाएंगे अगले साल में क्लोज करने। आपने कहा हाँ, ये क्लोज करेंगे 31 मार्च 2025 में, नेक्स्ट फॉलोइंग ईयर। यानी इनका जो बना अकाउंट्स फर्स्ट ईयर का, वो बना है 3 फरवरी 2024 से 31 मार्च, करीबन 2 महीने हो गए, 24 के फरवरी मार्च, और पूरा 12 महीने, दैट इज 31 मार्च। बात समझ में आई? कह रहे हैं हाँ, ये कईयों से गलती हो गई होगी, मैं मजाक नहीं कर रही हूं। ये ऐसे क्वेश्चंस हैं जिसमें आप 10-12 क्वेश्चन लगा लो ना तो कॉन्फिडेंस एकदम हाई हो जाता है। कह रहे हैं मैम समझ गई, सही है, पक्का वीडियो डन। आगे बताएंगे? कह रहे हैं मैम हम बताएंगे ओके। 3 अक्टूबर 24 चल रहा है। कह रहे हैं मैम ये साल चल रहा है 24-25 एग्जैक्टली, जो अभी अभी बीता है अक्टूबर, 24-25 चल रहा है। कह रहे हैं मैम ये तो पहले भी फर्स्ट 9 मंथ्स में आ रहे हैं एग्जैक्टली, ये तो इसी साल आने वाले मार्च में क्लोज करेंगे। यस माय डियर, दे विल क्लोज ऑन 31 मार्च 25, नो प्रॉब्लम। कह रहे हैं मैम सिंपल। नेक्स्ट अब आया असली 1 मार्च 25। कह रहे हैं मैम आने वाला 1 मार्च 25 एग्जैक्टली। कह रहे हैं मैम साल कौन सा चल रहा है? सोच के जवाब देना, अब गलती नहीं होनी चाहिए, सोच के जवाब दो। कह रहे हैं मैम ये साल चल रहा है 24-25, करेक्ट करेक्ट। एक पिछले साल जो स्टार्ट हुआ 1 अप्रैल 24 को, अब 31 मार्च 25 को खत्म होगा, क्योंकि आखिरी क्वार्टर में है, जनवरी फरवरी मार्च वाले में है। ये क्लोज करेंगे ऑन 31 मार्च 25 नहीं, नेक्स्ट ईयर दैट इज 31 मार्च 26 को क्लोज करेंगे, राइट क्योंकि इनका टाइम पीरियड कब का बनेगा आप मान के चलें, ये देखिएगा, अरे बिना देखे बनाओ तो ऐसे हो जाता है। 31 मार्च 26 में कहां से गए?
1 मार्च सॉरी 1 मार्च 25 से ये गए 31 मार्च 26 तक, 13 महीने हो गए। कह रहे 13 कैसे हो गए? 1 मार्च भी तो है ना। कह रहे हाँ, मार्च का 12 और एग्जैक्टली। आपको ये बात समझनी पड़ेगी, आप डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते आप। जहां आपने जल्दबाजी करी, वही कहते हैं ना, क्या कहते हैं वो, दुर्घटना से भली देरी, देरी नहीं, दुर्घटना से भली देरी। दैट मीन्स आपसे एकदम ब्लंडर ना हो जाए एग्जाम में जल्दबाजी के चक्कर में, आराम से करना, ठीक है। फाइनेंशियल ईयर जहां आपने सही पकड़ लिया, अगर वो सही पकड़ लिया, देन यू विल फ्लोट वेरी नाइसली, ठीक है। नेक्स्ट 31 मार्च 25, कह रहे ये तो हम बता देंगे, ओके। ये साल चल रहा था मैम 24-25, जो 31 मार्च को ही खत्म हो रहा था, और हमने आखिरी दिन ही कंपनी इनकॉर्पोरेट कर डाली। अब ये तो मैम पक्का अगले साल जाएगा, कोई एक दिन के रिकॉर्ड्स तो बनाएंगे नहीं, ये जाएगा 31 मार्च 26। बोलो सही है, जल्दी बोलो। कह रहे हैं सही है मैम। आखिरी वाला 1 सितंबर 2011, ये साल चल रहा है मैम, साल चल रहा है मैम 11-12, और ये करेंगे। ये आंसर मैं आपको बता दूं, आप सबका गलत है, आप सबका, मोस्टली लोगों का, 90% बच्चों का गलत है। अगर मैं गलत कह रही हूं तो मुझे बता देना कमेंट में, और अगर मैं सही कह रही हूं तो भी मुझे बता देना। आपने इसे एकदम मस्त हबड़ तबड़ में लिख दिया होगा कहीं ना कहीं 31 मार्च 12। मैं एक बात बोलूं, आई शुड नॉट बी इवन कमेंटिंग ऑन दिस। ये तो मैंने ऐसी गुगली फेंक दी थी आपके लिए, आपको तंग करने के लिए। भैया ये रूल ही आप मुझसे कह रहे हो, इट केम फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ द एक्ट, ठीक है। सो आई डोंट नो एग्जिस्टिंग कंपनीज ये कौन सी क्या फॉलो करती थी, तो अभी उस साल के लिए ये तो कंपनीज एक्ट 2013 से ही पहले का क्वेश्चन कह रहे हैं। अबे यार फंस गए मैम, एग्जैक्टली आप फंस गए मेरी गुगली में। यहां लिख देती हूं मैं, ये एकदम मैम ने खेली गुगली, गुगली 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 वश, ठीक है। ये गुगली है, इसके बारे में कुछ नहीं बात करते, क्योंकि अब हमें नहीं पता, पुरानी बातें हो गई ये सारी, ठीक है। अब तो सब कोई यही फॉलो करते हैं। फॉर द न्यू कंपनीज दिस इज द रूल नाउ। यहां जाके आपका फाइनेंशियल, एक सेकेंड पहले आपको मैं दिखा तो दूं, ये आज की मेहनत, ठीक है। मजा आया, टॉपिक समझ में आया, राइट, एंड थॉरो प्रैक्टिस कर लिया। अब ये गलती नहीं होना चाहिए, राइट, फाइनेंशियल ईयर पकड़ना है, ठीक है। ये आपने कर लिया, ओके कूल। चलो एक बार क्विक रिवीजन लगा लें हम फाइनेंशियल ईयर का। अगर हम बात करें फाइनेंशियल ईयर की, तो भाई साहब सेक्शन है 241, दैट इज 2 clause 41. It starts from 1st April and finishes on 31st March. Every company now has to prepare their accounts as per the financial year and no other year is allowed. Talking about the purani companies, existing companies, उस time के लिए it's not an important topic, but still we have done this, that they were given 2 years का transition period from the commencement of the act. For the foreign companies and for the new companies, this rule still remains. जो नया रूल क्या है, फॉरेन कंपनी के लिए भी से, a company which is incorporated outside India, they have a place of business in India, their business, their holding company follow something else, we are okay with this. आप अपनी सब्सिडरी जो इंडिया में खोल रहे हो उसको कुछ और फॉलो करवा सकते हो, प्रोवाइडेड दैट आप सेंट्रल गवर्नमेंट का परमिशन ले लीजिए उस चीज के लिए। पहले ये पावर 2019 से पहले ट्रिब्यूनल पे थी, बट नाउ यू कैन रिमूव दैट वर्ड, राइट। एंड लास्ट हमने बात करी फॉर द न्यूली इनकॉर्पोरेटेड कंपनीज, if your company is being incorporated, the new company, on or after 1st January of any year, that is last के क्वार्टर में, दिमाग में याद रखिएगा आखिरी क्वार्टर बजना चाहिए, जनवरी फरवरी मार्च में, then you are going to close your accounting year on 31st March of the following year, अगले साल। While at the other hand, ये मैंने आपको खुद समझाने के लिए बताया था, अगर पहले 9 महीने में, अप्रैल में, जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर में अगर आप इनकॉर्पोरेटेड हो, तो आपको कहीं ना कहीं चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप तो जो आ रहा है ईयर खत्म हो रहा है 31 मार्च को, उसी में क्लोज कर दोगे, अगले साल कहीं दौड़ के जाने की जरूरत नहीं है। हमने बतेरे सारे इसमें एग्जाम्पल्स कर लिए हैं। मैंने आपको ये भी समझाया कि मिनिमम पीरियड अगर बनेगा तो दैट विल बी ऑफ 3 months, बिकॉज कंपनी इनकॉर्पोरेटेड हुई होगी ऑन 31st December। वाइल एक दिन के फर्क में इनकॉर्पोरेशन के, इफ इट गेट्स 1st January, द कंपनी शैल क्लोज इट्स फर्स्ट ईयर next year of 15 months, that is January, February, March, and entire 12 months of the next year. So this is what we did about financial year. We also did financial statements today, that was section 2 clause 40, Alibaba के कितने थे, 40,
बुक्स ऑफ अकाउंट्स में 13वीं बन जाती है, दैट इज 2 13। बुक्स ऑफ अकाउंट्स में आइटम थे 4, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आइटम थे 5। फाइनेंशियल स्टेटमेंट के आइटम्स की अगर मैं बात करूं तो एवरीबडी हैज टू प्रिपेयर बैलेंस शीट, प्रॉफिट लॉस अकाउंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, notes to account, that is annexure, and statement of changes in equity if any. However, for cash flow statement we do have an exemption, and that exemption comes for DOS, that is dormant, OPC, small and startups. Startups have to be mandatory, a private company promoted by Department of Industrial Policy and कहीं ना कहीं प्रमोशन, उनके द्वारा जो रिकॉग्नाइज स्टार्टअप्स हैं उन्हीं को ये बेनिफिट मिलेगा कैश फ्लो ना बनाने का। प्राइवेट कंपनीज अगर आप हैं तो आपकी एनुअल फाइलिंग, ऑफ कोर्स एनुअल रिटर्न एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अंडर सेक्शन 92 एंड 137 शुड बी थॉरली कंप्लीट। उसमें कहीं कोई पर भी रिस्क नहीं होना चाहिए, कुछ मिसिंग नहीं होना चाहिए। ये पूरी हमने बात करी है, करेक्ट? आई होप एवरीबडी अंडरस्टूड। एक बार ये फाइनेंशियल ईयर का 1 मिनट में डेफिनेशन देख लेते हैं। हमने कहा इन रिलेशन टू एनी कंपनी और इवन बॉडी कॉर्पोरेट, यानी आज की डेट में सारी बॉडी कॉर्पोरेट्स को भी, कंपनीज को तो करना ही करना है, सब बॉडी कॉर्पोरेट्स दैट इज एलएलपी टाइप की चीजों को भी अपना कहीं ना कहीं एंड करना है पीरियड ऑन 31 मार्च ऑफ एवरी ईयर। हर साल फाइनेंशियल ईयर, जो हमने फर्स्ट सेकंड पॉइंट किया, सब अपने अकाउंट्स किसके हिसाब से बनाएंगे? 31 मार्च के हिसाब से बनाएंगे। एंड वेयर, ये आया 5th पॉइंट, वेयर दैट कंपनी हैज बीन इनकॉर्पोरेटेड on or after 1st January of a year, exactly यही वर्ड्स थे मेरे, on or after 1st January of a year, the period ending on 31st March shall be of the following year। following year का मतलब क्या हुआ? अगले साल का ईयर मान लिया जाएगा। जो हमने बात करा, अगर लास्ट क्वार्टर में आए हो तो अगले साल आराम से बंद कर लेना, कोई जल्दी नहीं है, ठीक। नेक्स्ट हमने बात करा प्रोवाइडेड वेयर अ कंपनी और बॉडी कॉर्पोरेट विच इज अ होल्डिंग और सब्सिडरी और एसोसिएट, इंडिया में कैसे भी आई हो, होल्डिंग बन के आई हो, सब्सिडरी बन के आई हो, एसोसिएट बन के आई हो, ऑफ अ कंपनी विच इज इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया। दैट मीन्स कहीं ना कहीं ये बात तो पक्का पता चल गई, ये फॉरेन कंपनी की बात हो रही है। इंडिया में उसकी कुछ भी आई हो, होल्डिंग आई हो, सब्सिडरी आई हो, एसोसिएट आई हो, जो भी आया है इंडिया में बिजनेस करने, बट वो फॉरेन कंपनी है, दे आर, एंड वहां पे इट इज रिक्वायर्ड टू फॉलो अ डिफरेंट फाइनेंशियल ईयर, वहां कुछ और साल फॉलो किया जाता है फॉर द कंसोलिडेशन ऑफ अकाउंट्स आउटसाइड इंडिया, क्योंकि बाहर कुछ और फॉलो कर रहे हैं तो वहां कंसोलिडेट कंबाइन करेंगे अकाउंट्स, यहाँ का ईयर अलग है, उनका अलग है। हमने कहा सेंट्रल गवर्नमेंट में ऑन सच एप्लीकेशन, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे देन इस कंपनी या बॉडी कॉर्पोरेट को कहीं ना कहीं आपको अलाउ कर देगी एनी अदर पीरियड एज इट्स फाइनेंशियल ईयर, वेदर इवन और नॉट दैट पीरियड इज अ ईयर। हो सकता है वो साल ही ना हो, 12 महीने ना हो, तो भी अलाउ कर दिया जाएगा। बोले तो बल्ले बल्ले, सेंट्रल गवर्नमेंट जो मर्जी चाहे अलाउ कर सकती है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। परंतु जो भी उनकी कंपनी बनाती होगी, वहां पे जो भी बनता होगा फॉरेन में, उसके हिसाब से हम आपको परमिशन दे देंगे। ये हमने डिटेल में ये कर डाला है, ठीक है सब बच्चों? ऑलराइट एवरीबॉडी, मजा आ गया हमें आज का रिवीजन करके? बोलो हाँ या ना। ये रहा हमारा सारा चीज। मैं अब नया टॉपिक नहीं छेड़ूंगी, नया टॉपिक छेड़ूंगी तो ऑब्वियसली अभी और लंबा बात जाएगा, आप थक गए होंगे मेरे ख्याल से। कहीं ना कहीं आज का रिवीजन जरूर करिएगा, और जिन बच्चों ने फर्स्ट क्लास नहीं देखी है, इट विल बी माय रिक्वेस्ट, प्लीज वॉच दैट क्लास एंड देन कम टू दिस क्लास। हम ऐसे ही बढ़िया टॉपिक के संग अगली क्लास में आने वाले हैं। आई होप आपको लॉ समझ में आना स्टार्ट हो गया है और मजा आना स्टार्ट हो गया है। न्यूमेरिकल भी है हमारे पास, पर ऐसे ही छोटे छोटे प्यारे प्यारे से, ठीक है? सो वी आर गोइंग टू कंटिन्यू सीइंग यू, वेटिंग फॉर यू पीपल फॉर द नेक्स्ट क्लास। जल्दी लौट के आइएगा अगली क्लास में। तब तक टेक केयर एवरीवन, गुड बाय।